ऐसा टाइम जहां लोगों का सरवाइव करना ही लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। बाकी ट्राइब्स अभी भी रॉ मीट खा रहे हैं और जंगली घास को चबा रहे हैं। वहां मैं अपनी ट्राइब को फ्रेश सूप पीना और रोस्टेड मीट खाना सिखाता हूँ। इसके बाद हम फ्लफी राइस भी खाते हैं और ऐसे वेपन्स यूज करते हैं जो अपने टाइम से सेंचुरीज आगे के हैं। ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि मैं एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेस नॉलेज को इस एंशिएंट ईरा में लेकर आता हूँ। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं एक एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव था, कोड नेम काय, जिस पर बॉर्डर के पास क्रिमिनल्स को चेस करते वक्त मैं एक क्लिफ से गिर गया था। फिर जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो अपने सामने कई विमेन को देखता हूँ जो मेरे पास में खड़ी होती हैं, लेकिन उसी वक्त मेरे पैर में शार्प पेन फील होता है जो मेरी अटेंशन खींच लेता है। जिस पर सालों का सर्वाइवल नॉलेज यूज करके मैं जल्दी से घाव को डिटरमिन करता हूँ जो एक स्नेक बाइट है। फिर मैं पास पड़ी स्टोन ब्लेड उठाता हूँ, घाव को स्लाइस करता हूँ और एक गर्म ब्रांच को उस पर प्रेस करता हूँ। एक दर्दनाक चीख के बाद मैं वहीं पर गिर जाता हूँ, इस उम्मीद में कि हाई टेम्परेचर मेरे वेनम को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद सर्वाइवल के लिए पूरी रात फाइट करने के बाद मैं एक वुमन के हाथ से मीट का एक पीस लेता हूँ और उसे फिनिश करने के बाद इशारों में उससे एक और मांगता हूँ, जिस पर ऑब्वियस आंसर नो होता है। इस छोटी सी ट्राइब में सिर्फ लोग ही हैं और डेली फूड लिमिटेड रहता है। अब विंटर आने वाला है, इसलिए उन्हें खाना स्टॉक भी करना होता है। खाना पहले अडल्ट वर्कर्स के पास जाता है, जिस पर मुझे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। दिन ब दिन मौसम ठंडा होता जा रहा है और मुझे विंटर के लिए फूड स्टोर करने का कोई तरीका ढूंढना होता है। मुझे पता लगता है कि सबसे इजी मीट अभी फिश ही है। पास में ही फिश कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये ट्राइब फिश नहीं खाती, इसलिए उनके पास फिशिंग टूल्स ही नहीं होते। जिस पर मैं कुछ वाइन्स गैदर करता हूँ और फिश पकड़ने के लिए बास्केट बनाना शुरू करता हूँ। जल्द ही मैं केव एंट्रेंस पर वाइन्स का बड़ा बंडल लेकर लौटता हूँ और बास्केट क्राफ्ट करना शुरू करता हूँ। कई बच्चे आसपास इकट्ठे होकर क्यूरियोसिटी से मुझे देखते हैं। पास ही कुछ वुमेन धूप में घास सुखा रही होती हैं। तबीयत अचानक दूर से एक चीख हवा को चीरती है। चीफ थने और दो और लोग रन करते हुए आते हैं, हर एक के हाथ में मैसिव एक होता है। उसी टाइम एक टेरर बीक जो मीटर से भी ज्यादा लंबा था चीफ के पीछे चार्ज कर रहा था। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, एग्स को फेंको, लेकिन कोई समझा नहीं। थाइन एग छोड़ने से मना कर देता है और टेरर बीक थेन को छोड़ने से मना कर देता है। कुछ ही मोमेंट्स में बर्ड पास पहुंच जाता है, एक खतरनाक स्ट्राइक, और थैन वहीं ऑन द स्पॉट निकल जाता है। बाकी दो आदमी ये देखकर तुरंत अपने एग्स फेंक देते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं, ट्रीज पर चढ़कर सेफ हो जाते हैं। मेरे पास खड़े बच्चों ने इतना टेरिफाइंग सीन कभी नहीं देखा था। वो पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। टेरर बीक अपना टारगेट खोकर वापस घूमता है और केव के पास बच्चों की तरफ चार्ज कर देता है। ये देखते ही मैं जल्दी से बच्चों को केव के अंदर ले जाता हूँ। अंदर की महिलाएं तेजी से एक बड़ा सा राउंड स्टोन रोल करके एंट्रेंस ब्लॉक कर देती हैं। टेरर बीक अंदर नहीं जा पाता तो वापस थेन की बॉडी की तरफ मुड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। मैं एक डिसीजन लेता हूँ, इस बर्ड को मरना होगा। इसने ह्यूमन फ्लैश टेस्ट कर लिया है और ट्राइब की लोकेशन जान चुका है, वरना ट्राइब को कभी पीस नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास वेपन्स नहीं है, डायरेक्ट फाइट इम्पॉसिबल है। फिर मेरी नजर बर्ड की लॉन्ग पावरफुल लेग्स पर जाती है। मेरी आंखें लाइट अप हो जाती हैं। मैं तुरंत प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। पहले मैं 2 फिस्ट साइज्ड स्टोन्स ढूंढता हूँ। मैं अपनी वेस्ट पर लिपटी स्नेक स्किन निकालता हूँ और हर एंड पर एक स्टोन टाई कर देता हूँ। इस मेकशिफ्ट बोला के कंप्लीट होते ही मैं केव एंट्रेंस के एक गैप से बाहर स्लिप हो जाता हूँ। अंदर के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो मुझे वापस पुल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि टेरर बीक फिर अट्रैक्ट हो जाएगा। वो बस अंदर से एंग्जाइटी में देखते रह जाते हैं। मैं बुश में क्वाइटली छुपता हूँ, थोड़ा लो रह के आगे बढ़ता हूँ। मैं टेरर बीक से लगभग 5 से 600 मीटर्स दूर रुकता हूँ। बर्ड अभी भी अपना मील एंजॉय कर रहा था, अनअवेयर कि वो अब मेरा प्रे बन चुका है। मैं स्लोली खड़ा होता हूँ, स्नेक स्किन रोप के मिडिल को ग्रिप करके बोला को रैपिडली स्पिन करता हूँ। दोनों स्टोन्स बाहर जाते हैं और रोप को टाइट कर देते हैं। टेरर बीक मूवमेंट सेंस करता है, वो सिर उठाता है, स्क्रीम करता है और सीधा मेरी तरफ चार्ज कर देता है। वो क्लोजर और क्लोजर आता जाता है। केव एंट्रेंस पर महिलाएं और बच्चे टेरर में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्टिल रहता हूँ। जैसे ही टेरर बीक 30 मीटर पर पहुंचता है मैं पोला फेंक देता हूँ। स्पिनिंग वेपन हवा में उड़ता है। जैसे ही वो बर्ड की लॉन्ग लेग्स को कॉन्टैक्ट करता है वो टाइट रैप हो जाता है। टेरर बीक जो पहले से 10 मीटर्स के अंदर था बैलेंस खो देता है और क्रैश डाउन हो जाता है। इसके छोटे विंग्स यूजलेसली फ्लैप करते हैं, वो स्टैंड नहीं कर पाता। केव ड्वेलर्स फ्रीज हो जाते हैं, डिसबिलीफ में उनके माउथ्स खुले रह जाते हैं। मैं तुरंत 2 बच्चों को कॉल करता हूँ कि बर्ड की नेक होल्ड डाउन करें। मैं एक बड़ा स्टोन उठाता हूँ और जोर से स्मैश कर देता हूँ। टेरर बीक के हेड से ब्लड स्प्रे हो जाता है, उसका बॉडी वायलेंट स्ट्रगल करना बंद करता है और फिर पूरी तरह स्टिल हो जाता है। दोनों
बच्चे मुझे और वाली आंखों से देखते हैं। मैं स्नेक स्किन को बर्ड की लेग्स से अनटाई करता हूँ, उसे फिर से अपनी वेस्ट पर रैप कर लेता हूँ और दोनों बॉयज को सिग्नल करता हूँ कि मेरे साथ मिलकर टेरर बीक को केव तक ट्रैक करें। अब वो बॉयज पूरी तरह ओबीडियंट है, बिल्कुल डिवोटेड फॉलोअर्स की तरह। हम तीनों मिलकर उस मैसिव बर्ड को उसकी लेग्स पकड़कर केव की तरफ खींचते हैं। जब केव ड्वेलर्स देखते हैं कि 3 लोग इतना इनॉर्मस किल लेकर आ रहे हैं तो वो अंदर नहीं रह पाते। वो एक्साइटेडली हाउल करते हैं, बोल्डर को साइड में पुश करते हैं और हेल्प करने बाहर भागते हैं। डिस्टेंस में वो 2 एडल्ट मैन जो ट्रीज पर चढ़े थे अब नीचे उतरते हैं। वो पूरा हंट देख लेते हैं। मैंने अकेले टेरर बीक को डाउन किया था। वो डीपली इंप्रेस्ड हो जाते हैं। ये पहली बार है जब उनकी ट्राइब ने इतना बड़ा प्ले कैप्चर किया है। केव पर वापस आकर मैं विमेन को बताता हूँ कि फेदर्स मेरे लिए सेव करें, बाकी वो हैंडल कर सकती हैं। डेंजर पास होने के बाद मैं अपना बास्केट वीव करना कंटिन्यू करता हूँ। लगभग 1 आवर बाद 2 वोवन बास्केट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उन्हें कुछ टेरर बियर्ड से फिल करता हूँ और स्ट्रीम की तरफ निकल पड़ता हूँ। एक वुमन मुझे अकेले स्ट्रीम जाते देख फॉलो करती है। उसे लगता है मैं केपेबल हूँ और वो मुझ पर नजर रखना चाहती है। जो 2 बॉयज अभी अभी मेरी लॉयल्टी प्लेज कर चुके थे वो मुझे एक और स्ट्रेंज कंट्रैप्शन कैरी करते देख लेते हैं और तुरंत मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं। हम चारों जल्दी स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। मैं बैंक पर खड़ा होकर केयरफुली ऑब्जर्व करता हूँ। जो मैं देखता हूँ उससे मेरा हार्ट रेस करने लगता है। बस कुछ मिनट्स में मैं कई बार बिग फिश को स्मॉल फिश खाते हुए देखता हूँ। इस स्ट्रीम में कार्निवोरस फिश है, लेकिन मानना पड़ेगा इकोसिस्टम यहाँ प्रिस्टीन है। वाटर इतना क्लियर है कि बॉटम तक दिख जाता है और फिश हर जगह है। मैं एक अच्छा स्पॉट चूज करता हूँ, बास्केट से जुड़ी ग्रास रोप ग्रिप करता हूँ और उसे पानी में लोअर कर देता हूँ। मीट की सेंट तेजी से फैल जाती है। 20 मीटर्स के अंदर की फिश एजिटेटेड हो जाती हैं, तेजी से बास्केट की तरफ स्विम करती हैं और अंदर डाइव करके इनर्ट्स के लिए फाइट करने लगती हैं। मैं बास्केट को झटके से पानी से बाहर यंग कर लेता हूँ। जो फिश एस्केप कर गई वो अलग, लेकिन 4 बड़ी फिश अंदर रह जाती हैं और स्ट्रीम की बाकी फिश भी भागती नहीं है। वो नीचे स्वॉर्म कर रही हैं, स्क्रैप्स के लिए अभी भी फाइट कर रही हैं। ये बिल्कुल पार्क में केओआई को फीड करने जैसा फील होता है। 2 बच्चे और वो एडल्ट वुमन अमेज्ड रह जाते हैं। उस स्ट्रेंज चीज को पानी में डालकर ऊपर खींचने से वो ये लेगलेस क्रीचर्स पकड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आता क्यों। मैं चारों फिश को ग्राउंड पर डंप करता हूँ, केयरफुली क्लीन करता हूँ, एक पीस सुशीमी का कट करके खा लेता हूँ। मुझे रॉ फिश डिवावर करते देख उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये फूड है। वो मुझे मिमिक करते हैं, पीस काट कर अपने माउथ में डाल लेते हैं। वुमन की आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये एक न्यू फूड सोर्स है। वो एक्साइटेडली चैटर करती है और जेस्चर्स से कहती है कि मैं उसे फिश पकड़ना सिखाऊं, लेकिन मैं उसे ये काम नहीं करने देता। मैं उसे और एक बच्चे को फिश क्लीन करने के लिए असाइन करता हूं, जबकि दूसरा बच्चा ग्रास से क्लीन्ड फिश को एक स्टिक पर स्ट्रिंग करके ट्राइब तक कैरी करने के लिए तैयार करता है। मैं फिश पकड़ना कंटिन्यू करता हूं। अब सारी फिश एक साथ गैदर हो रही हैं। मैं बस बैंक पर क्राउच करके बास्केट से स्कूप करता रहता हूं। ईच स्कूप के साथ अच्छा हॉल आता रहता है। हम चारों पूरा आफ्टरनून काम करते रहते हैं। एंड तक हम 200 से ज्यादा फिश पकड़ लेते हैं, जिसमें लार्जेस्ट करीब 10 पाउंड की होती है। 3 लोग इतना सारा वापस कैरी नहीं कर सकते, जिस पर हम एक चाइल्ड को और हेल्पर्स बुलाने भेजते हैं। फाइनली ग्रुप मिलकर ग्रैंड प्रोसेशन में अपनी कैच को केव की तरफ हॉल करता है। तब तक गैदरिंग और हंटिंग पार्टीज भी वापस आ चुकी होती हैं। प्रॉपर टूल्स न होने की वजह से एडल्ट्स सिर्फ स्मॉल गेम ही पकड़ पाते हैं, जैसे रैबिट्स, वाइल्ड चिकन्स और ऐसे ही। फिर चिल्ड्रन फिश उठाकर आते हैं, प्राउडली हाउलिंग करते हुए, और एडल्ट्स को अपनी कैच दिखाते हैं। चीफ की डेथ की वजह से एडल्ट्स का मूड डाउन था, लेकिन जब वे मेरा हॉल देखते हैं तो इंस्टेंटली चीयर अप हो जाते हैं। फेन की ट्रेजेडी जल्दी ही पीछे छूट जाती है। आज की हार्वेस्ट सॉर्ट करने के बाद सारे ट्राइब मेंबर्स केव के बाहर गैदर होते हैं। एंट्रेंस के सामने क्लियरिंग में लकड़ियों का बड़ा स्टैक लगाया जाता है। फेन का बॉडी उसके ऊपर रखा होता है। एक ओल्ड मैन जिसके हेड पर 2 रैम हॉर्न्स होते हैं फायर लाइट करता है। रोरिक फ्लेम्स जल्दी ही चीफ के बॉडी को कंज्यूम कर लेती हैं। फायर लाइट हर फेस पर डांस करती है। चिल्ड्रन रोस्टिंग मीट की स्मेल फील करते हैं और सलाइवा स्वॉलो करते रहते हैं। उन्हें कोई सैडनेस फील नहीं होती। एडल्ट्स अब न्यू फूड सोर्स मिलने से काम रहते हैं। इसी मौके पर मैं ट्राइब को ऑब्जर्व करता हूँ। ट्राइब में अभी टोटल 52 मेंबर्स होते हैं। 8 एडल्ट मैन, 15 एडल्ट वेमेन और बाकी अलग अलग एज के चिल्ड्रन होते हैं। जिस ओल्ड मैन ने फायर लाइट किया होता है वही ट्राइब का एल्डर है। ओल्डेस्ट होने की वजह से सब उसे ट्राइब का सबसे वाइज पर्सन मानते हैं। थॉ इसका शायद उसे सेकंड प्लेस से सेटल करना पड़े, क्योंकि मैं धीरे धीरे सबके हार्ट्स में उसकी जगह ले रहा हूँ। मैन ऐसा भी होता है जिसके 6 फिंगर्स होते हैं और वो वुडन क्लब यूज करना प्रेफर करता है। लाइकली इन ब्रीडिंग की वजह से वो थोड़ा सिंपल माइंडेड लगता है। 6 के पास ही फेदर होता है, जो फेदर नेकलेस पहनता है वो क्लेवर दिखता है और 6 की तरह वुडन क्लब प्रेफर करता है। फेदर के पीछे स्टोन होता है जो बोन नेकलेस पहनता
आता है और स्टोन्स को वेपन्स की तरह यूज करता है। थोड़ी डिस्टेंस पर एक 15-year-old यूथ खड़ा होता है जिसके सिर्फ एक ईयर होता है और लेफ्ट चीक पर 4 स्कार्स होते हैं। उसका वेपन स्ट्रेट लेग बोन से बना स्पीयर होता है। स्कार के पास 17-year-old फैंग होता है। उसका फादर 2 जनरेशन पहले चीफ था। उसके वेपन्स 2 फुट लॉन्ग सेबर टूथ टाइगर फैंग्स होते हैं। फिर ऑक्स होता है, ट्राइब का सबसे टॉल और पावरफुली बिल्ट। उसका वेपन सिंपल और ब्रूटल होता है, सिर्फ एक लेग बोन। फाइनली फ्लिंट होता है जो केन के सहारे चलता है। वो अब गैदरिंग ग्रुप को फॉलो करता है, पाथ फाइंडिंग और वॉच ड्यूटी संभालता है। उसे स्टोन टूल्स शार्पन करना बहुत पसंद है। कहते हैं मरने से पहले स्टोन प्लेट ग्राइंड करना उसका बिगेस्ट ड्रीम है। ओवरऑल सारे मेन में स्कार, फैंग और ऑक्स ट्राइब की टॉप फाइटिंग पावर रिप्रेजेंट करते हैं। चीफ को बर्न करने के बाद डार्कनेस फॉल हो जाती है। एल्डरहॉर्न की लीड में सब केव के अंदर फूड डिवाइड करने जाते हैं। क्योंकि किसी ने पहले कभी फिश नहीं खाई होती, आज एक्सेप्शन बनाया जाता है। फूड डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं एक प्री रोस्टेड फिश उठाता हूँ और बोन्स निकाल कर खाने का तरीका डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सब मुझे मिमिक करते हैं और रेलिश के साथ खाते हैं। शायद पहली बार पेट भरकर खाने की वजह से सब और ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। कुछ लोग खाते खाते डांस भी करने लगते हैं। ये सीन मुझे अचानक होम जैसा फील कराता है। मैं साइलेंटली वाउ करता हूँ कि ट्राइब को बेटर लाइफ की तरफ लीड करूंगा। सबके खाने के बाद एल्डरहॉर्न एक चार्ट स्टिक लेता है और केव वॉल पर मेरी फिशिंग सीन रिकॉर्ड करता है। मीनवाइल मैं विमेन को बास्केट वीव करना सिखाता हूँ। मैं 2 ग्रास रोप्स ऐड करके उन्हें बैकपैक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब उन्हें फ्रूट्स और एनिमल हाइड्स कैरी करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं रहती, जिससे गैदरिंग एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो जाती है। विमेन उन्हें इमीडिएटली लव करने लगती हैं, टर्न बाय टर्न पहनकर देखती हैं और उतारने का मन नहीं करता। फाइनली वे डिसाइड करती हैं कि कल और वाइन्स गैदर करेंगी ताकि अपने बैकपैक्स बना सके। ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए गैदरिंग टीम से 2 डियर हाइड्स सेलेक्ट करके मेरे हैंड्स में रख देती हैं। इस मोमेंट से मैं ट्राइब का पहला चाइल्ड बन जाता हूँ जो एनिमल हाइड पहनता है। बट मैं स्टिंजी नहीं होता। मैं एक हाइड रखता हूँ और दूसरी 2 और 3-year-old चिल्ड्रन की मदर्स को दे देता हूँ ताकि वो अपने किड्स के लिए क्लोथ्स बना सके। चिल्ड्रन का इम्यून सिस्टम वीक होता है और प्रिमिटिव सोसाइटी में मेडिकल केयर न होने की वजह से सिंपल कोल्ड या फीवर भी फेटल हो सकता है। इसलिए एक डियर हाइड एक लाइफ के बराबर होता है। मुझे बिलीव है कि फ्यूचर में अगर मुझे उनकी हेल्प चाहिए होगी तो वे पीछे नहीं हटेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी वेकअप करता हूँ। सिंपल मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बाद मुझे थर्स्टी फील होता है, लेकिन जब मैं स्टोन बेसिन देखता हूँ जहाँ सब साथ में वाटर ड्रिंक करते हैं तो मैं उससे पी नहीं पाता। वाटर होल्ड करने के लिए वेसल्स बनाने का टाइम आ जाता है। सून ट्राइब मेंबर्स केव से बाहर निकलते हैं चैटरिंग करते हुए, बट आज वे हंट के लिए रश नहीं करते। एल्डरहॉर्न सारे मैन को केव एंट्रेंस के क्लियरिंग में गैदर करता है। लगता है नया चीफ सेलेक्ट होने वाला है। मुझे रियलाइज होता है कि चीफ बनकर ही मैं सबको कमांड कर सकता हूँ, जिस पर मैं सिलेक्शन में ज्वाइन करता हूँ। सिलेक्शन मेथड सिंपल और ब्रूटल होता है। 2 मेन बिना वेपन्स फाइट करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्स्ट चीफ बनता है। सून स्कार और ऑक्स विक्टोरियस निकलते हैं। उनकी फाइट देखकर मैं हेल्पलेसली हेड शेक करता हूँ। कोई टेक्निक नहीं होती, सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ का कॉन्टेस्ट होता है। फिर स्कार और ऑक्स के बीच मैच होता है। 6 फुट 3 का ऑक्स आयरन टावर की तरह खड़ा रहता है। स्कार को अप्रोच समझ नहीं आती, लेकिन वो बैक डाउन नहीं करता। इंस्टेड वो स्क्रीम करता है और फर्स्ट अटैक लॉन्च करता है। लेकिन जैसे ही वो ऑक्स तक पहुंचता है, ऑक्स के मैसिव हैंड्स उसकी शोल्डर्स ग्रैब कर लेते हैं। स्कार रिएक्ट कर पाता उससे पहले ऑक्स उसे कई मीटर्स दूर हल कर देता है। वो थड के साथ ग्राउंड पर क्रैश करता है और कुछ टाइम तक उठ नहीं पाता। ऑक्स एक्साइटेड होकर चेस्ट बीट करता है। ट्राइब मेंबर्स एक्साइटमेंट में शाउट करते हैं और न्यू चीफ को अप्रूव करते हैं। तभी मैं कुछ स्टेप्स में उसके सामने वॉक करके आ जाता हूँ। वे स्टिल मी देखते रहते हैं। ऑक्स मुझे एक किड देखकर चैलेंज करता हुआ देखता है। वो चेस्ट बीट करता है और रोर करता है, लेकिन मैं बैक डाउन नहीं करता। मैं फाइटिंग स्टांस में उसके सामने स्टैंड करता हूँ। ऑक्स मुझे डाउन देखता है। मेरी आईज मुश्किल से उसके चेस्ट तक पहुंचती हैं। उसकी आईज कॉन्फिडेंस और कंटेम्प्ट से भरी होती हैं। वॉचिंग चिल्ड्रन मेरे लिए चीयर करते हैं, हाउलिंग एनकरेजमेंट के साथ। मैं हेजिटेट नहीं करता। मैं ऑक्स की तरफ रश करता हूँ। अपना लेफ्ट फुट उसके स्लाइटली बेंट थाई पर प्लांट करता हूँ और लीप करता हूँ। मेरा राइट नी जोर से ऑक्स के जॉ में ड्राइव करता है। कोई रिएक्ट कर पाए उससे पहले ऑक्स स्ट्रेट डाउन गिरता है, ग्राउंड पर रोल करता है और ग्रोन करता है। ट्राइब मेंबर्स इंस्टेंटली स्टन्ड रह जाते हैं। ऑक्स ट्राइब का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता है। इवन अगर वो हारता भी तो एक मूव में नहीं, और वो भी एक अंडर एज चाइल्ड से। एल्डरहॉर्न सडनली बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एक बेसलेस बट पावरफुल फीलिंग उसके हार्ट में राइज करती है। अनाउंसमेंट करने से पहले ही ट्राइब मेंबर्स मुझे हाई लिफ्ट करके एयर में टॉस करने लगते हैं, न्यू चीफ के बर्थ को सेलिब्रेट करते हुए। जस्ट 2 डेज में मैं ट्राइब के लिए बहुत सारे मिरेकल्स लेकर आया होता हूँ।
यही रिजल्ट सब चाहते थे। ऑक्स अब रिकवर कर चुका होता है और क्लियरली कन्विंस्ड नहीं होता। क्राउड की शॉक्ड क्राइज के बीच वो फिर से मेरी तरफ चार्ज करता है। ये देखकर मैं इमीडिएटली फ्लिप डाउन करता हूँ। जैसे ही ऑक्स रीच करता है, मैं उसकी 2 फिंगर्स ग्रैब करता हूँ और फोर्सफुली फॉरवर्ड यैंक करता हूँ। फिर साइड स्टेप लेकर उसके पीछे सर्कल करता हूँ और उसके नी के बैक पर जोर से किक करता हूँ। ऑक्स फेस फर्स्ट ग्राउंड पर गिरता है। जितना वो स्ट्रगल करता है, उतना पेन बढ़ता जाता है। लेस देन 2 मिनट्स में ऑक्स जैसा पावर हाउस भी मर्सी के लिए बेक करता है। टीयर्स ऑफ स्नॉट उसके फेस से फ्लो कर रहे होते हैं। फाइनली मैं सॉबिंग बिग गाय को रिलीज करता हूँ, अपने हैंड्स डस्ट ऑफ करता हूँ और केव के अंदर वॉक करता हूँ। क्राउड फिर इरप्ट करता है। चिल्ड्रन एक्साइटेडली सेलिब्रेट करते हैं पहली बार किसी अडल्ट को डिफीट करने पर। विमेन डिस्कस करती हैं कि वाइन्स कहाँ देखी थी और प्लान करती हैं कि टुनाइट मुझसे और बैकपैक्स वीव करना सीखेंगी। एल्डर हॉर्न कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ केव को स्टेयर करता है, डीप थॉट में लॉस्ट। उसी मोमेंट मैं कंप्लीटली न्यू लुक में बाहर इमर्ज करता हूँ। मैं सिंपल डियर हाइट पहनता हूँ। मेरी जेट ब्लैक हेयर स्नेक स्किन की स्ट्रिप से टाइट होती है। मैं क्लीन, शार्प और केपेबल दिखता हूँ। यह मेरा केयरफुली कंसिडर्ड न्यू स्टाइल होता है। कहते हैं ये अपीयरेंस एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। अर्ली फार्मर्स अपने हेयर को बाइंड करना शुरू करते हैं क्योंकि लूज हेयर फील्ड वर्क में इनकन्वीनियंट होता है। यह एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन जाता है। ट्राइब की स्टार स्ट्रक केजेस के बीच मैं क्राउड में वॉक करता हूँ और आज के टास्क असाइन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं गैदरिंग टीम को रीऑर्गेनाइज करता हूँ। ट्राइब में अब 15 एडल्ट विमेन होती हैं, उनमें से 6 प्रेग्नेंट होती हैं। रिमेनिंग 9 विमेन प्लस फ्लिंट मिलाकर टोटल 10 लोग बनते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ 8 वीमेन को गैदरिंग के लिए भेजता हूँ। अब जब उनके पास बैकपैक्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए फ्लिंट की जरूरत नहीं रहती। ईच वुमन सेल्फ डिफेंस के लिए एक स्टिक कैरी कर सकती है। 6 प्रेग्नेंट विमेन पीछे रुकती हैं, होम को वॉच करने और 2 और 3 ईयर ओल्ड बच्चों की केयर के लिए। ओल्डर चिल्ड्रन ग्रास गैदर करते हैं। रिमेनिंग वुमन 2 बॉयज को लेकर स्ट्रीम पर फिश कैच करने जाती है। अब हर किसी के पास काम होता है, लेकिन फ्लिंट को कोई असाइनमेंट नहीं मिला होता। वह थोड़ा डिजेक्टेड फील करता है। इस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ स्टोन प्लेट ग्राइंड करने का वाव लिया होता है। मैं प्लान करता हूँ कि उससे पॉटरी बनवाऊं, लेकिन पॉटरी मेकिंग सिंपल नहीं होती। इसमें काफी प्रिपरेशन लगती है। इसलिए फिलहाल मैं उसे एक और काम असाइन करता हूँ। कल की फिश अभी ड्राइड नहीं हुई होती। सॉल्ट के बिना इस वेदर में वे जल्दी रॉट हो जाती हैं। स्मोक क्यूरिंग उन्हें सालों तक प्रिजर्व कर सकता है, जिस पर मैं फ्लिंट को प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और फिर सारा काम उसी को सौंप देता हूँ। मीनवाइल मैं केव के सामने एक फ्लैट एरिया ढूंढता हूँ और किलन बनाने के लिए पिट टिक करना शुरू करता हूँ। किलन के 3 लेवल्स होते हैं, बॉटम ऐश रिमूवल और एयर फ्लो के लिए, मिडिल फायरवुड डालने के लिए और टॉप पॉटरी रखने के लिए होता है। 3 से 4 आवर्स के काम के बाद किलन फाइनली बन जाता है, लेकिन वेट किलन यूज नहीं किया जा सकता। मैं कल फिशिंग ट्रिप वाले 2 बॉयज को बुलाता हूँ और उन्हें हर लेवल में फायरवुड स्टैक करने को कहता हूँ ताकि बर्न किया जा सके। आफ्टरनून तक ये रेडी हो जाता है। सारे काम असाइन करने के बाद मैं पर्सनली स्ट्रीम पर क्ले सेलेक्ट करने जाता हूँ। मैं एक स्मूथ फ्लैट पेबल ढूंढता हूँ जिसे वर्क सरफेस की तरह यूज करता हूँ। क्ले को पाउंडिंग और नीडिंग करने के बाद मैं उसे शेप करता हूँ। जल्दी ही पहला स्मॉल वाटर जार बन जाता है, बॉटम से नैरो और टॉप से वाइड। सेम मेथड फॉलो करके मैं 3 और बनाता हूँ और उन्हें केव के पास ड्राई होने के लिए रख देता हूँ। इसके बाद सेवरल 2 हैंडल्ड कुकिंग पॉट्स बनते हैं, डजन्स ऑफ क्ले बोल्स और कुछ स्मॉल यूटेंसिल्स। ये आइटम्स ब्यूटीफुल होने जरूरी नहीं होते, बस फंक्शनल होने चाहिए। मुझे अभी भी श्योर नहीं होता कि फायरिंग के बाद कितने सर्वाइव करेंगे। जब आफ्टरनून आधी गुजर जाती है, मैं सारे हाफ ड्राइड पीसेस को किलन में रख देता हूँ। 2 बॉयज और फ्लिंट पास खड़े होकर इंटेंटली वॉच करते हैं। न्यू चीफ ने एक ही दिन में इतने क्ले वेसेस बनाए होते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये वर्क करेंगे या नहीं। मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। मैं फायर पिट के पास बैठता हूँ, प्लेंटी फायरवुड ऐड करता हूँ और इवनिंग तक वहीं रहता हूँ। गैदरिंग और हंटिंग पर गए ट्राइब मेंबर्स एक एक करके रिटर्न करते हैं। विमेन की हार्वेस्ट अबंडेंट होती है। बैकपैक्स वाइल्ड फ्रूट्स और वाइन्स के लार्ज बंडल्स से फिल्ड होते हैं क्लियरली, और बैकपैक्स बनाने का प्लान होता है। मेन की कैच भी आज अच्छी होती है। 2 लार्ज बर्ड्स जो टर्किस जैसे दिखते हैं, कुछ एक्सा एंड सेवरल ग्राउंड हॉक्स आते हैं। इसमें आज की 100 प्लस फिश ऐड हो जाती है। ट्राइब की टोटल हार्वेस्ट काफी सब्सटैंटियल होती है। आज जो फूड नहीं खाया जाता वह स्टोर किया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो सून गिव बर्थ करने वाली होती हैं, उनके लिए प्लेंटी फूड होगा। जब क्ले बोल्स वाइट टर्न करने लगते हैं, मैं फायरवुड डालना बंद कर देता हूँ। फायर को नेचुरली डाई और ओवरनाइट कूल होने देता हूँ। टुमारो मॉर्निंग किल ओपन किया जा सकता है। पूरे दिन की लेबर के बाद ट्राइब मेंबर्स एग्जॉस्टेड होते हैं, लेकिन कैंप फायर के अराउंड गैदर होने पर हर फेस पर हैप्पी स्माइल होती है। नो मोर हंगर। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने 2 लार्ज बर्ड्स को क्ले बेक्ड चिकन में कन्वर्ट कर दिया होता है। उन्होंने कभी इतना डिलिशियस फूड टेस्ट नहीं किया होता, बट मुझे एपेटाइट फील नहीं होती। फूड में बस थोड़ा सा कोर्स सॉल्ट होता है जो बेरली टेस्ट होता है। सॉल्ट अभी बहुत प्रेशियस होता है। कहते हैं ये किसी दूसरी ट्राइब से ट्रेड होकर आया है। मैं माइंड में कैलकुलेशन करता रहता हूँ, क्या मैं पॉटरी ट्रेड करके ज्यादा सॉल्ट ला सकता हूँ। सबके खाने के बाद विमेन केव के अंदर बास्केट्स वीव करने लौट जाती हैं। उन्हें
उन्हें रियलाइज हो चुका होता है कि बैकपैक्स ट्रूली यूजफुल हैं। टुडे गैदरिंग टीम में कम लोग होने के बावजूद उन्होंने पहले से ज्यादा कलेक्ट किया होता है। मैं सारे एनिमल हाइड्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अब कई चिल्ड्रन ब्लैंकेट्स के नीचे टुगेदर हडल कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इमीडिएटली पॉटरी फायरिंग के रिजल्ट्स चेक करता हूँ। फ्लिंट एल्डर हॉर्न के साथ दौड़ता हुआ आता है, नर्वसली चैटर करते हुए। मैं खुद भी एक्सट्रीमली नर्वस होता हूँ। मेरी सॉल्ट ट्रेडिंग प्लान और मीट सूप का ड्रीम सब इसी पर डिपेंड करता है। गोल्डन एग तोड़ने जैसी एंटिसिपेशन के साथ मैं किलन की डर्ट कवर हटाता हूँ और अंदर पीयर करता हूँ। सारे क्ले बोल्स वाइब्रेंट टेराकोटा रेड होते हैं और अनएक्सपेक्टेडली स्मूथ दिखते हैं। यह देखकर फ्लिंट एक बोल उठा लेता है और एक्साइटेडली उस पर हाथ फेरता है। फिर वह स्टंबल करता हुआ केव की तरफ भागता है। मोमेंट्स बाद वह वाटर से भरा बोल लेकर वापस आता है, जॉय में हाउलिंग करता हुआ, और ट्राइब को प्राउडली ये ब्यूटीफुल वाटर होल्डिंग वेसल दिखाता है। मैं स्माइल करता हूँ और पॉटरी निकालना कंटिन्यू करता हूँ। 4 कुकिंग पॉट्स और 4 स्मॉल वाटर जार्स परफेक्टली निकलते हैं। स्मूथ सर्फेसेस होती हैं बिना किसी क्रैक के। 8 स्पून्स में से सिर्फ 2 सर्वाइव करते हैं, बाकी मेल्ट होकर आपस में स्टिक हो जाते हैं। 20+ क्ले बोल्स में से सिर्फ 12 यूजेबल होती हैं। पीस आफ्टर पीस टेराकोटा पॉटरी किल्न से बाहर आती है। ट्राइब मेंबर्स सिर्फ शॉक और एक्साइटमेंट फील करते हैं। फैंग और ऑक्स फास्टेस्ट मूव करते हैं। दोनों एक एक जार उठाते हैं और स्ट्रीम की तरफ रन करते हैं। सून वे वाटर से भरे जार्स लेकर रिटर्न करते हैं। एल्डर हॉर्न एक्साइटेड होता है लेकिन कंपोजर मेंटेन करता है। वह जेस्चर करके मुझसे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। आंसर देने से पहले ही कल के 2 हेल्पर्स ईगरली एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन मेरी मेन कंसर्न सॉल्ट ट्रेड को लेकर होती है। मैं ये क्वेश्चन एल्डर हॉर्न के सामने रखता हूँ। अनएक्सपेक्टेडली एल्डर हॉर्न मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कोई वेस्टफुल चाइल्ड हूँ। वह पॉटरी पीसेस की तरफ पॉइंट करता है, फिर ट्राइब के एडल्ट्स और चिल्ड्रन की तरफ, और उनकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है कि ये चीजें कितनी प्रेशियस है। जब मैं फाइनली समझता हूँ, मैं कंप्लीटली शॉक्ड होता हूँ। इवन एक सिंगल बोल ऑलमोस्ट अडल्ट बॉय या 2 गर्ल्स के बदले ट्रेड हो सकती है। वाटर जार्स और कुकिंग पॉट्स तो और भी ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। डिफरेंट ट्राइब्स के बीच वाटर होल्डिंग वेसल्स एक्सट्रीमली रेयर होती हैं। लाइफ टाइम स्टोन प्लेट ग्राइंड करना नॉर्मल माना जाता है। मोर वेसल्स पाने के लिए कुछ ट्राइब्स बिना हेजिटेशन लोगों को ट्रेड कर देते हैं। वे सोचते हैं ज्यादा पीपल यूजलेस हैं और सिर्फ फूड कंज्यूम करते हैं, बट मैं बिलीव करता हूँ कि ज्यादा पीपल ज्यादा फूड ला सकते हैं और ट्राइब की फाइटिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू मेंबर्स ट्राइब में फ्रेश ब्लड लाते हैं। यह सोचकर मैं इमीडिएटली ट्रेडिंग मिशन असाइन करता हूँ। एल्डर हॉर्न और हंटिंग पार्टी के 7 मेंबर्स सेट आउट करते हैं। 1 वाटर जार, 1 कुकिंग पॉट और 3 क्ले बोल्स ट्रेड के लिए दिए जाते हैं। वाटर जार के बदले 2 एडल्ट वुमेन, कुकिंग पॉट के बदले 2 ऑलमोस्ट एडल्ट बॉयज, 3 क्ले बोल्स प्रेशियस सॉल्ट क्रिस्टल्स के बदले जो माउंटेन रॉक से कलेक्ट होती हैं। अगर सॉल्ट न मिले तो बोल्स गर्ल्स के बदले ट्रेड की जाए। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ग्रुप इमीडिएटली डिपार्ट करता है। मैं बाकी ट्राइब मेंबर्स को टास्क्स असाइन करना कंटिन्यू करता हूँ। ट्रेड वेस्ट की ट्राइब से होता है, माउंटेन और वैली क्रॉस करके। ग्रुप जल्दी डेस्टिनेशन रीच करता है। ये ट्राइब रिवर स्टोन ट्राइब से थोड़ी बड़ी होती है, करीब 80 से 90 पीपल। दोनों ट्राइब्स पहले भी ट्रेड कर चुकी होती हैं। एल्डर हॉर्न की ग्रुप को गुड्स के साथ आते देख दूसरी ट्राइब का चीफ पॉल्ट कैप ग्रीट करने बाहर आता है। शॉर्ट कॉन्वर्सेशन के बाद एल्डर हॉर्न बैकपैक से क्ले बोल निकालकर उसे देता है। सॉल्ट के बदले ट्रेड करने को कहा जाता है। बॉल्ट कैप की आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती है। क्ले बोल अंदर बाहर से स्मूथ होती है और स्टोन बेसिन से काफी लाइटर होती है। वह तुरंत 2 ट्राइब मेंबर्स को स्मॉल बैग ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स लाने भेजता है और एल्डर हॉर्न को देता है। बट एल्डर हॉर्न बैग को देखता है और हेड शेक करता है। हमें ज्यादा चाहिए और इस बार हम 2 एडल्ट वुमेन भी ट्रेड करना चाहते हैं। फिर वह ऑक्स को वाटर जार निकालने का सिग्नल देता है। बॉल्ट कैप स्टन्ड रह जाता है। यह स्टोन बेसिन ह्यूज होती है, इसमें बहुत ज्यादा वाटर स्टोर हो सकता है। बट नेक्स्ट मोमेंट वह हेजिटेट करता है। ट्रेडिंग के लिए 2 औरतों को इतना बड़ा स्टोन बेसिन देकर लेना एक अच्छा डील लगता है, लेकिन अभी ऑटम का टाइम चल रहा होता है जो फूड कलेक्ट करने का सीजन माना जाता है, जिस पर एक इंसान कम होने का मतलब होता है कम हार्वेस्ट। इस बात पर थोड़ा सोचा जाता है, लेकिन आखिर में वो हल्की स्माइल के साथ अग्री कर जाता है, क्योंकि एक इंसान कम होने से कंजम्पशन भी कम होता है और यह उसे एक स्मार्ट डील फील होता है। इसके बाद 2 दुबली पतली औरतों को सामने लाया जाता है जो एडल्ट सिस्टर्स होती हैं। बड़ी बहन अपनी गोद में करीब 4 साल का छोटा बच्चा पकड़े रहती है। बच्चे की आंखें बंद होती हैं और उसका शरीर बिल्कुल शांत रहता है, जो देखकर साफ लगता है कि वो ठीक नहीं है। फिर कहा जाता है कि इन दोनों लोगों के बदले बड़ा स्टोन बेसिन मिलेगा और बच्चे को साथ में दे दिया जाएगा। यह सुनकर बाल्ट कैप हल्के से हाथ हिलाता है, जैसे जल्दी में उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहा हो, जिस पर एल्डर हॉर्न उन दोनों कमजोर औरतों को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो स्टोन से कहता है कि बैकपैक से कुकिंग पॉट और बाकी क्ले बोल्स निकालो। फिर वो बोलता है कि अगर चाहिए तो ट्रेड कर सकते हो। चीफ बॉल्ट कैप पहले ही बड़ा जार ले चुका होता है। अब जब वो छोटा वाला देखता है तो उसे पसंद तो आता है, लेकिन वो इशारे से मना कर देता है। ये देखकर एल्डर हॉर्न को मेरे सुबह दिए गए इंस्ट्रक्शंस याद आते हैं, जिस पर वो वहीं पर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करता है। वो क्ले पॉट में मीट सूप बनाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में पॉट से एक अच्छी खुशबू फैलने लगती है।
जिसे फील करते ही बाकी ट्राइब मेंबर्स का ध्यान उधर चला जाता है। उन्हें समझ आता है कि मीट इस तरह भी खाया जा सकता है, जिस पर चीफ बॉल्ड कैप जल्दी से एल्डर हॉर्न के हाथ से क्ले बोल लेता है। बोल में सूप और मीट के टुकड़े होते हैं। वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए एक सिप लेता है और उसी पल उसका रिएक्शन बदल जाता है। सूप का टेस्ट उसे काफी अच्छा लगता है। ऊपर हल्की ऑयल की लेयर होती है और मीट सॉफ्ट और जूसी होता है, जिसे खाते ही उसका पूरा बॉडी अच्छा फील करता है। इसके बाद उसके मन में साफ हो जाता है कि ट्रेड करना सही रहेगा। अब बॉल्ड कैप ज्यादा ओपन हो जाता है। वो लोगों को सौंप देता है और अपने लोगों से नमक से भरा एक पैक मंगवाता है, जो ऑक्स का पूरा पैक भर देता है। यह देखकर एल्डर हॉर्न संतोष में सिर हिलाता है। इसके बाद ग्रुप वापसी के सफर पर निकल पड़ता है। वो 7 लोगों के साथ आए थे और अब 9 नए लोगों के साथ लौटते हैं, यानी कुल 16 लोग। यह रिजल्ट एक पूरे दिन की हंटिंग से भी बेहतर होता है। ग्रुप जल्दी चलते हुए शाम के आसपास रिवरस्टोन ट्राइब पहुंचता है, लेकिन जैसे ही नए आए लोग केव एंट्रेंस की क्लियरिंग में पहुंचते हैं, सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि केव एंट्रेंस पर 4 वाटर जार्स, 4 पॉट्स और पोल्स का एक बड़ा स्टैक रखा होता है, जो फ्लिंट ने उसी दिन बनाया होता है। फ्लिंट पॉटरी को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। यह उसके लिए एक बहुत खास दिन होता है। क्लियरिंग के दूसरे हिस्से में कई बड़ी फिश सूखने के लिए टंगी होती हैं। पास खड़ी औरतें इसे देखकर खुश नजर आती हैं। यह सब फूड है और अब वो खुद भी इसे इकट्ठा कर सकती हैं। यह सब देखकर नए आए एडल्ट्स और बच्चे खास तौर पर हैरान होते हैं। जहां एक स्टोन बेसिन के बदले 2 एडल्ट्स मिल सकते हैं, वहीं इस ट्राइब के पास इतने सारे बर्तन और फूड होता है। उन्हें लगता है कि इस ट्राइब में आना सही फैसला रहा। इसके बाद एल्डर हॉर्न लोगों को मेरे पास लाता है। 8 लोग और एक बच्चा। मैं सबको ध्यान से देखता हूँ। सब काफी कमजोर दिखते हैं, लेकिन ट्राइब के पास फूड की कोई कमी नहीं होती। एक विंटर में उनकी हालत बेहतर हो सकती है। फिर मैं उस औरत के सामने रुकता हूँ जो बच्चे को पकड़े रहती है। बच्चा शांत रहता है और उसका चेहरा गर्म लगता है। मैं उसके माथे को टच करता हूँ, जो काफी गर्म होता है। यह फील करते ही मैं उन्हें केव के अंदर ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक एनिमल हाइड लाकर माँ और बच्चे को उसमें रैप करता हूँ और फायर पिट के पास बैठाता हूँ, ताकि वो वार्म हो सके। इस दौरान मैं सोचता रहता हूँ कि बिना मेडिसिन के फीवर कैसे कम किया जाए। तब मुझे एक तरीका याद आता है, स्क्रैपिंग थेरेपी। यह सोचते ही मैं तैयारी शुरू करता हूँ। पहले क्लियर फिश सूप को आग पर रखता हूँ, फिर स्क्रैपिंग के लिए एक स्मूथ बोन ढूंढता हूँ। टेराबक की पीक का छोटा हिस्सा इसके लिए ठीक रहता है। औरत को समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो घबराई हुई होती है, क्योंकि उसका बच्चा पहले से कमजोर होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मैं उसके पास जाकर इशारे से समझाता हूँ कि मैं बच्चे की मदद करना चाहता हूँ। वो शब्द नहीं समझती, लेकिन मेरे व्यवहार से उसे भरोसा होता है। थोड़ी हिचक के बाद वो बच्चा मुझे दे देती है। मैं बोन के टुकड़े से बच्चे की स्किन पर हल्के स्क्रैप मार्क्स बनाता हूँ। बच्चा थोड़ी परेशानी में हिलता है, लेकिन कुछ देर बाद शांत हो जाता है। फिर मैं उसे वापस उसकी माँ को दे देता हूँ। इसके बाद मैं फिश सूप का बोल भरकर स्पून से बच्चे को पिलाता हूँ। बच्चा टेस्ट करते ही धीरे धीरे पीने लगता है। यह देखकर मुझे थोड़ी राहत मिलती है। अगर वो खा पा रहा है तो उम्मीद बाकी रहती है। कुछ समय बाद अगर फीवर कम हो जाए तो बच्चा सेफ रह सकता है। यह सोचकर औरत थोड़ी रिलैक्स करती है। उसे नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन यह समझ जाती है कि मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही वो रिलैक्स करती है, उसे अपनी भूख महसूस होती है। वो सूप की तरफ देखती है। यह देखकर मैं तुरंत उसके लिए भी फिश सूप का बोल निकाल देता हूँ। फिर मैं बच्चे को एनिमल हाइड में अच्छे से लपेटकर कुछ देर खुद संभालता हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में कई चिंताएं चलती हैं। यहाँ एक मामूली बीमारी भी खतरा बन सकती है। खाने की प्रॉब्लम तो अभी के लिए सॉल्व हो जाती है, लेकिन कपड़ों का सवाल अभी बाकी रहता है। ज्यादा हाइड्स इकट्ठा करने के लिए बड़े जानवर हंट करने पड़ेंगे, लेकिन अभी के वेपन्स उसके लिए सही नहीं है। आगे के हंट्स में मुझे खुद जाना होगा और बेटर वेपन्स के लिए मटेरियल ढूंढना होगा। कम से कम ट्रैप्स बनाना जरूरी होगा। मैं मन ही मन तय करता हूँ कि विंटर आने से पहले सबके पास कपड़े होंगे। सबके खाने के बाद बच्चा पसीने में भीगा हुआ जागता है। मैं उसे वापस उसकी माँ को दे देता हूँ। फिर मैं उसके बालों को बांधकर एक सिंपल सा टॉप नॉट बनाता हूँ और उसे एक नाम देता हूँ, स्प्राउट। यह देखकर औरत बहुत खुश होती है। नया ट्राइब चीफ न सिर्फ उसके बच्चे की मदद करता है, बल्कि उसे बाकी लोगों जैसा मानता है। इससे साफ होता है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद मैं अपना इक्विपमेंट बनाना शुरू करता हूँ। मैं एक सीधी लकड़ी चुनता हूँ और टेरेक की लेग बोन से बना स्पीयर पॉइंट उसके सिरे पर लगाता हूँ। इस तरह एक सिंपल बोन स्पीयर तैयार होता है। फिर मैं टेराबीक की बीक के कुछ टुकड़े लेकर उन्हें ग्राइंड करता हूँ और एक छोटा नाइफ बनाता हूँ। बाकी मटेरियल मैं फ्लिंट को दे देता हूँ, ताकि वो भी अपना वेपन बना सके। फिलहाल इक्विपमेंट बस यही 2 चीजें होती हैं। अगली सुबह जब ट्राइब मेंबर्स जागते हैं, तो मैं नए टास्क असाइन करता हूँ। फ्लिंट पॉटरी बनाता रहता है, ताकि हर किसी के पास बोल हो सके। अडल्ट विमेन 2 टीम्स में बंट जाती हैं, एक वाइल्ड फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए और दूसरी फिश पकड़ने के लिए। बाकी बच्चे पास रहकर हेल्प करते हैं। हंट को मैं खुद लीड करता हूँ। हंटिंग पार्टी में मेरे साथ चर्प और स्किप और नए आए ब्रदर्स रीड और ब्रुक होते हैं। कुल मिलाकर 11 लोग बनते हैं। सूरज निकलते ही हम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट में पहुंचते ही हंटिंग पार्टी फैल जाती है। हर अडल्ट अलग अलग हंट करता है। मैं
अपने 4 यंग फॉलोअर्स को साथ रखता हूँ जो बैकपैक्स और ग्रास रोप कैरी करते हैं। इस फॉरेस्ट के ज्यादातर ट्रीज पर नट्स होते हैं। पेड़ काफी ऊंचे और मोटे होते हैं जिनके साथ मैं कुछ नहीं कर पाता। जमीन पर नट्स बिखरे रहते हैं। दूर कुछ बड़े बर्ड्स जमीन पर फूड ढूंढते दिखते हैं, लेकिन इस रूट पर मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। मैं किसी एनिमल पर अटैक नहीं करता, क्योंकि एक अच्छे हंटर के लिए पहले एरिया को समझना जरूरी होता है। कुछ देर बाद मुझे वाइल्ड बोर के ट्रैक्स मिलते हैं। फुटप्रिंट्स देखकर लगता है कि ये ग्रुप में होते हैं और उनकी गहराई देखकर वेट काफी ज्यादा फील होता है। मैं सावधानी से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूँ। आखिरकार जब मैं एक रिज पार करता हूँ तो मेरी आंखें चमक उठती हैं। सामने वैली में एक साफ स्ट्रीम बहती दिखती है। वेस्ट की तरफ डेंस रीड्स होते हैं और वहां कई थंडर बार्स पानी पीते नजर आते हैं, जो साफ दिखाता है कि ये एक पूरा फैमिली ग्रुप है। मैन मेल शायद करीब 1,500 पाउंड का होता है। उसके पीछे 3 फीमेल और 1 दर्जन से ज्यादा छोटे पिगलेट्स चलते हैं जो डोमेस्टिक पिग्स जितने साइज के होते हैं। ऐसे में सीधे चार्ज करना मतलब सीधा सुसाइड होता है, जिस पर मुझे ट्रैप सेट करने का प्लान बनाना पड़ता है। मैं क्वाइटली पीछे हटता हूँ, जमीन के काफी करीब रहते हुए फॉरेस्ट की तरफ वापस जाता हूँ। मेरे यंग फॉलोअर्स पूरी तरह टेरिफाइड होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा प्रे नहीं देखा होता है। मैं उन पर बिल्कुल रिलाई नहीं करता और अकेले ही ट्रैप्स सेट करना शुरू करता हूँ। ग्रास रोप और बोर्ड ट्रैक्स का इस्तेमाल करके मैं कई फिगर 6 स्नेयर्स बनाता हूँ, जिनका दूसरा सिरा सीधे बड़े ट्रीज से बांध देता हूँ। जैसे ही कोई हूफ उसमें फंसता है, स्नेयर अपने आप टाइट होने लगता है, और जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करता है उतना ही टाइट होता जाता है। सेफ्टी के लिए मैं बच्चों को ट्रीज पर चढ़ा देता हूँ। अब बस मुझे बोर हर्ट को वापस इसी डायरेक्शन में मोड़ना होता है। इसके बाद मैं क्वाइटली स्ट्रीम के दूसरी साइड घूमता हूँ, खुद को मड से कवर करता हूँ, 2 ब्रांचेस हाथ में उठाता हूँ और अचानक बुशेस के पीछे से जोर से चिल्लाते हुए बाहर कूदता हूँ। बोर हर्ट ने ऐसा क्रीचर पहले कभी नहीं देखा होता है, जिस पर वो तुरंत फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं। मैं पीछे से दौड़ते हुए चिल्लाता रहता हूँ। थोड़ी ही देर में आगे से एगनाइज्ड स्क्वील सुनाई देने लगती हैं। जब मैं ट्रैप एरिया तक पहुंचता हूँ तो लीड मेल और एक एडल्ट फीमेल जमीन पर गिरे होते हैं। ग्रास रोप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। यह देखकर मैं केयरफुली बोन स्पीयर लेकर आगे बढ़ता हूँ। परफेक्ट टाइमिंग के साथ मैं उसका मुंह खुला देखते ही स्पीयर को पूरी ताकत से अंदर थ्रस्ट करता हूँ। शार्प बोन स्पीयर सीधे उसकी गर्दन के पीछे तक पियर्स कर जाता है और ब्लड ऐसे स्प्रे करता है जैसे फ्री बह रहा हो। कुछ ही मोमेंट्स में 1,500 पाउंड का बीस्ट कोलैप्स कर जाता है और उसका बॉडी कभी कभी ट्विच करता रहता है। तब जाकर मैं एक लंबी राहत की सांस लेता हूँ। लेकिन इसके तुरंत बाद एक प्रॉब्लम सामने आती है। 5 बच्चे इस मैसिव बोर को वापस कैसे लेकर जाएंगे? पास में स्ट्रगल कर रहे एसए को देखकर मेरी आंखें अचानक चमक उठती हैं। सबसे पहले मैं एसए को ग्रास रोप से एक ट्री के साथ सिक्योर करता हूँ, फिर बाइटिंग रोकने के लिए उसका मुंह बांध देता हूँ। इसके बाद मैं 2 रोप्स उसके दोनों फ्रंट लेग से बांधता हूँ। आखिर में मेल बार की रोप को एसए के बॉडी से टाई कर देता हूँ। सब कुछ रेडी होने के बाद मैं एसए के स्नाउट को खींचते हुए आगे बढ़ता हूँ। चर्प और स्किप दोनों एसए के एक एक फ्रंट लेग पकड़कर साइड से चलते हैं। रीड और ब्रुक पीछे सिक्योरिटी के लिए स्टिक्स लेकर चलते हैं। हम डेंस फॉरेस्ट के अंदर चलते रहते हैं और आखिर में डिस्टेंस में ट्राइब की केव दिखने लगती है। बाहर ब्रश साफ कर रहा एक यंग ट्राइब मेंबर हमें सबसे पहले देख लेता है और जोर से आवाज लगाता है, जिससे पूरी ट्राइब अलर्ट हो जाती है। जल्दी ही सब लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्रे पहले कभी नहीं देखा होता है। मैं फ्लिंट को बुलाता हूँ और उसे वाटर जार और सॉल्ट रेडी करने को कहता हूँ। फ्लिंट जार लाता है, जिस पर मैं जमीन में एक पिट खोदता हूँ और जार को उसमें रख देता हूँ ताकि उसका माउथ थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर रहे। इसके बाद सब लोग एसए को जार के पास पकड़ते हैं। मैं अपना नाइफ उसकी गर्दन में प्लंज करता हूँ। ब्लड बिना वेस्ट हुए सीधे जार में फ्लो करता है और थोड़ी ही देर में जार ब्रिम तक भर जाता है। फिर मैं उसमें सॉल्ट वाटर डालकर अच्छे से स्टर करता हूँ। कुछ समय में यह रात के सूप के लिए टेस्टी ब्लड पुडिंग बन जाएगा। थंडरबार की हाइड से बूट्स या बैग्स बनाए जा सकते हैं और ये दोनों बोर्स काफी मटेरियल देंगे। हाइड के नीचे व्हाइट लार्ड की लेयर होती है जो 4 फिंगर्स थिक होती है, जिसे मैं जल्द ही फायर पर रेंडर करता हूँ। लंग्स को छोड़कर बाकी सब एडिबल होता है और बड़े बोन्स को भी निकाल लिया जाता है ताकि उन्हें ग्राइंड करके वेपन्स बनाए जा सकें। पूरा आफ्टरनून इन करीब 2,000 पाउंड के पोर्स को प्रोसेस करने में निकल जाता है। काम बहुत एक्सॉस्टिंग होता है, लेकिन रिजल्ट काफी रिवॉर्डिंग फील होता है। स्मोकिंग रैक्स हर साइज के मीट चंक से भर जाते हैं। एक जार में कुक्ड ब्लड पुडिंग होता है और 3 जार्स प्योर व्हाइट लार्ड से ब्रिम होते हैं। बच्चे क्रिस्पी पोर्क क्रैकलिंग्स उठाकर हंसते रहते हैं और लिटिल स्प्राउट भी फीस्ट एंजॉय करता है। शाम को जब फ्लिंट किलन खोलकर पॉटरी निकालता है, उसी वक्त मेन वर्क ग्रुप्स अपने पूरे दिन के काम से वापस लौटते हैं। फिशिंग टीम कई 100 फिश लेकर आती है। हंटिंग टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। 3 फेजेंट्स, 2 बड़े स्नेक्स, दर्जन भर बर्ड एग्स, 1 दर्जन ग्राउंड स्क्विरल्स और नट्स की एक बास्केट लेकर। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह होती है कि आज मेपल गैदरिंग टीम लीड करती है और एक नया फूड सोर्स डिस्कवर करती है, एक बहुत ही स्वीट ट्री रूट। जब उसे काटा जाता है तो बाहर की स्किन के अंदर एम्बर कलर की नेचुरल शुगर दिखती है। अगर इन्हें ज्यादा कलेक्ट किया जाए तो व्हाइट शुगर रिफाइन की
की जा सकती है। मैं खास तौर पर इस डिस्कवरी के लिए उस यंग वुमन की प्रेस करता हूँ। डिनर के टाइम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन इसी दौरान एल्डर हॉर्न का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। उसके हाथ में रेड स्पाइन से भरी थॉर्नी वाइन होती है और वो मेपल के पीछे भागते हुए उसे बार बार स्ट्राइक करता है। ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज से मुझे पता होता है कि ये वाइन ट्राइब का डिसिप्लिनरी टूल होता है जिसे सिर्फ सीरियस ऑफेंस पर यूज किया जाता है। ये देखकर मैं तुरंत बीच में इंटरवीन करता हूँ, एंग्री एल्डर को रोकता हूँ और पूछता हूँ कि वो उसे प्यूनिश क्यों कर रहा है। एल्डर बताता है कि ये रूट्स थर्न ट्री का बैट होती हैं और जो भी इन्हें खाता है उसे वही ट्री खा जाता है। ये सुनते ही मैं सबको रूट्स खाना तुरंत स्टॉप करने को कहता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं एल्डर की बात पर पूरी तरह बिलीव करता हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे डर होता है कि ये रूट्स पॉइजनस या एडिक्टिव हो सकती हैं। इस इंसिडेंट की वजह से मैं पूरी रात अलर्ट रहता हूँ और अपने बॉडी में किसी भी चेंज को केयरफुली मॉनिटर करता हूँ। लकी कुछ भी नहीं होता। सुबह डे लाइट आने पर लोग बाहर निकलते हैं और मैं दिन के काम ऑर्गेनाइज करना शुरू करता हूँ। सब कुछ नॉर्मली चलता है, बस एक चेंज होता है। स्प्राउट और उसकी माँ फिशिंग टीम के साथ जाते हैं और मैं 4 यंगर बॉयज को गैदरिंग टीम के साथ ले जाता हूँ। मेरा एम उस थॉर्न ट्री को इन्वेस्टिगेट करना होता है जिसका मेंशन एल्डर हॉर्न ने किया था। ट्री की लोकेशन केव के पीछे पहाड़ के अंदर गहराई में होती है। इस माउंटेन पर टॉल ट्रीज कम होते हैं, लेकिन श्रब्स बहुत डेंस होते हैं और फ्रूट ट्रीज काफी होते हैं। रास्ते में मुझे एक एक्साइटिंग डिस्कवरी होती है, वही चिली पेपर्स जिनकी मुझे काफी टाइम से तलाश थी। ब्राइट रेड पैच श्रब्स के बीच छिपा होता है। ट्राइब मेंबर्स इन्हें नहीं खाते क्योंकि इनका बहुत स्पाइसी टेस्ट उन्हें लगता है कि ये एडिबल नहीं है। मैं तुरंत अपने 4 कंपेनियंस को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आज सिर्फ चिली पेपर्स हार्वेस्ट करो। इसके बाद मैं गैदरिंग टीम के साथ आगे बढ़ता हूँ। एक रिज क्रॉस करने के बाद सामने एक बेसिन दिखाई देता है। चारों तरफ ग्रीनिश टिंट वाली एनिमल बोन्स बिखरी होती हैं जो मास ग्रेव जैसी लगती हैं। बेसिन के सेंटर में करीब 7 मीटर ऊंचा एक स्ट्रेंज ट्री खड़ा होता है। उसकी रूट्स लगभग 500 मीटर के रेडियस में फैली होती हैं। सेंटर की तरफ जाते हुए रूट पल्प्स ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे एनिमल्स को ट्रंक की तरफ लूर करने के लिए डिजाइन किया गया हो। मेरी इंस्टिंक्ट्स साफ वार्न करती हैं कि ट्रंक के पास जाना ज्यादा डेंजर वाला है। फिर भी मैं क्लोजर जाने का फैसला करता हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जरूरत पड़ी तो एस्केप कर सकता हूँ। हर कदम पर मैं अपने बोन स्पीयर से जमीन प्रोब करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही स्पीयर ट्री के कैनोपी के नीचे की एरिया को टच करता है, मेरी ट्रेनिंग इंस्टेंटली अलर्ट देती है, डेंजर क्लोज है। मैं तुरंत स्पीयर पीछे खींचता हूँ और उसी पाथ से रिट्रीट करता हूँ। उसी पल हवा में वुश की आवाज गूंजती है और दर्जन भर थॉर्न्स, हर एक करीब 1 मीटर लंबा, जमीन में सीधा आकर घुस जाता है, ठीक उसी जगह जहां स्पीयर ने टच किया था। हर थॉर्न करीब 1 सेंटीमीटर मोटा होता है और उसके टेल एंड पर पी साइज्ड सफेद फ्लावर होता है। ये नेचुरल एरोज होते हैं। ये देखकर मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और मेरे दिमाग में स्ट्रॉ बोर्ड से एरोज बोरो करने वाली स्टोरी फ्लैश हो जाती है। मैं अपनी वोवन बास्केट को टारगेट बनाता हूँ, उसमें एक लंबी रोप बांधता हूँ और उसे कैनोपी के नीचे फेंक देता हूँ। वुश वुश वुश, और तुरंत दर्जन भर थॉर्न्स बास्केट में एम्बेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट करके मैं जल्दी ही डेविल थॉर्न्स के 2 बड़े बंडल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। जाने से पहले मैं औरतों को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि रूट्स एडिबल हैं, लेकिन सिर्फ आउटर एरिया से ही कलेक्ट करनी है। वापसी के रास्ते में मैं फॉरेस्ट से थॉर्न ट्री के करीब 100 सैपलिंग्स कलेक्ट करता हूँ। ये सैपलिंग्स करीब 3 सेंटीमीटर मोटी और बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जो स्पीयर्स के लिए परफेक्ट मटेरियल बनती हैं। मैं अपने 4 कंपेनियंस को चिली पेपर्स से बुलाता हूँ और हम पांचों मिलकर ये सैपलिंग्स उठाकर ट्राइब वापस आते हैं। ट्राइब पहुंचते ही बच्चे क्यूरियस होकर मेरे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और जो मैं लाया हूं उसे देखते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन की नजर में ये सारी चीजें फिलहाल यूजलेस लगती हैं। पेपर्स एडिबल नहीं होते और स्टिक्स भी इतनी मोटी नहीं होती कि किसी प्रे को मार सके, लेकिन फिर भी इससे मेरा एंथुजियाज्म बिल्कुल भी कम नहीं होता। बचे हुए टाइम में मैं पूरा फोकस अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने में लगाता हूँ। पील्ड डेविल थॉर्न्स की टेक्सचर काफी फाइन और हार्ड होती है और उनका डायमीटर सिगरेट जैसा होता है। अगर इन्हें एरोज में बनाया जाए तो ये हेवी एरोज बनते हैं। इससे रेंज थोड़ी अफेक्ट होती है, लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफी फॉर्मिडेबल फील होती है। 3 मिलीमीटर थिक सप्लिंग्स अपनी हार्डवुड की वजह से सीधे यूज नहीं हो सकते, इसलिए उनकी सरफेस को पहले कार्बनाइज करना पड़ता है और फिर शार्प पॉइंट में शेप देना पड़ता है। ऐसा करने के बाद ये हंटिंग के लिए डेफिनेटली अच्छे से काम करते हैं। नेचुरली स्पीयर टिप्स शार्पन करने का काम चारों यंगर बॉयज को दिया जाता है। धीरे धीरे ट्राइब का हर मेंबर इन नए वाइट शाफ्ट स्पीयर से इक्विप्ड होने लगता है। अब बस एक चीज मिसिंग रहती है, बो। करंट कंडीशन में सिर्फ लॉन्ग बो बनाना पॉसिबल होता है, भले ही वो थोड़ा कमर्शियल हो, लेकिन उसकी पावर फिर भी फॉर्मेबल रहती है। लॉन्ग बो बनाने के लिए फर वुड की जरूरत होती है। जिस फॉरेस्ट में हमने कल वाइल्ड बोर पकड़ा था, वहां कुछ फर ट्रीज मौजूद होते हैं, बस मुझे सही साइज के पीसेस ढूंढने होते हैं। लेकिन सच में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगती है वो है बोर हंट के दौरान डिस्कवर हुआ एलो। एलो के फाइबर्स और लीव्स रोप्स बनाने के लिए एक्सीलेंट मटेरियल होते हैं और इन्हें वीव करके
कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। भले ही ये रेमी जितने अच्छे ना हो, लेकिन एनिमल हाइड से कहीं बेहतर और काफी ड्यूरेबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एलो लीव्स का जूस वुंड्स को ट्रीट कर सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही ये हीट क्लियर करने और फीवर रिड्यूस करने में भी मदद करता है। ये सब सोचकर मैं डिसाइड करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से लार्ज स्केल एलो कल्टीवेशन शुरू की जाएगी। तब तक ट्राइब मेंबर्स के पास पहनने के लिए कपड़े होंगे और हंटिंग इंजरीज से होने वाली इन्फेक्शंस और डेथ्स भी काफी कम हो जाएंगी। अगले दिन मैं उसी फॉरेस्ट में पहुंचता हूं जहां वाइल्ड बोर पकड़ा गया था। मेरी किस्मत अच्छी होती है कि मुझे 2 फर ट्रीज मिल जाते हैं जो किसी जानवर द्वारा गिराए गए होते हैं और पहले से एयर ड्राइड होते हैं। ये बो बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। पूरा एक दिन स्टोन एक्सेस और स्टोन नाइव्स प्रिपेयर करने में निकल जाता है। फिर चॉपिंग और कार्विंग के बाद आखिरकार एक 5 फुट लंबा बो शेप लेना शुरू करता है। इसके बाद एक और पूरा दिन केयरफुल एडजस्टिंग और पॉलिशिंग में लगता है, तब जाकर बो कंप्लीट होता है। बो स्ट्रिंग सिजल फाइबर्स को ट्विस्ट करके बनाई जाती है। सारे एरोज रेडीमेड डेविल थॉर्न से बनते हैं और फ्लेचिंग के लिए टेरर बी के ब्लू ग्रीन फेदर्स यूज किए जाते हैं। मैं एक ही बार में 200 से ज्यादा एरोज बना लेता हूँ। 2 दिन बाद मैं क्लियरिंग में ट्राइब के सभी मेंबर्स को गैदर करता हूँ। 30 मीटर दूर ग्रास का एक टारगेट खड़ा होता है जिस पर आज पकड़े गए कई ग्राउंड स्क्विरल्स लटके होते हैं। सबसे पहले मैं थ्रोइंग स्पीयर का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ और 30 मीटर से टारगेट को पियर्स करता हूँ। इसके बाद क्लोज रेंज स्पीयर कॉम्बैट दिखाता हूँ। ट्राइब मेंबर्स इसे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। अब उन्हें रियलाइज होता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर मैं लगातार वेपन्स बना रहा था। इसके बाद मैं हर ट्राइब मेंबर को एक स्पीयर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। हंटिंग टीम के मेंबर्स को 3 स्पीयर्स मिलते हैं, 2 थ्रोइंग के लिए और एक क्लोज कॉम्बैट के लिए। एडोलेसेंस बच्चों को रोज स्पीयर थ्रोइंग प्रैक्टिस करनी होती है, ग्रास क्लियरिंग और खेलने के साथ साथ। व्हाइट शार्प स्पीयर्स देखने में काफी इंप्रेसिव लगते हैं। ट्राइब मेंबर्स इन नए वेपन्स को बहुत चेरिश करते हैं। स्टोन्स फेंकने के अलावा यही उनका एकमात्र रेंज्ड अटैक ऑप्शन होता है। इसके बाद मैं बो और एरोज का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। करीब 100 पेसेस की दूरी से मैं लगातार 5 एरोज शूट करता हूँ और सारे एरोज ग्राउंड स्क्विरल्स को हिट करते हैं। यह देखकर सब लोग अमेज रह जाते हैं और आगे बढ़कर वेपन को छूना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन तक ही रुकता हूँ। बो बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अभी इसे प्रमोट करने का कोई प्लान नहीं होता। स्पीयर सक्सेसफुली प्रमोट करने के बाद मैं बूट्स बनाना शुरू करता हूँ। तो ब्लैक बोर हाइड्स कई राउंड्स ऑफ टैनिंग के बाद बेहद स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बन जाती है ताकि हर किसी को बूट्स मिल सकें। सिर्फ मेरे बूट्स पूरे बोर हाइड से बनाए जाते हैं। बाकी ट्राइब मेंबर्स के बूट्स में बोर हाइड सोल्स होती हैं और अपर्स छोटे जानवरों की फर से सिले जाते हैं। स्प्राउट के बूट्स मैं खुद बनाता हूँ। बूट्स की शाफ्ट घुटनों तक जाती है और अंदर सॉफ्ट फरी एनिमल हेयर भरी होती है जिससे वो बहुत वार्म रहते हैं। छोटा सा स्प्राउट इन्हें पहनकर रोज सबको दिखाता रहता है। इस सारे काम के बाद ट्राइब के पास मौजूद छोटे हाइड पीसेस पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। वेदर ठंडा होता जा रहा होता है और एनिमल हाइड्स की जरूरत अर्जेंट बन जाती है। अब जब पॉटर काफी हो चुकी होती है, मैं फ्लिंट को नया टास्क देता हूँ, ब्रिक्स बनाना। जब इनफ ब्रिक्स हो जाएंगे तब हम बड़ा किल्न बना सकते हैं या वॉल्स और हाउसेस भी बना सकते हैं। यंग कंपेनियंस को दिया गया ग्रास क्लियरिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। केव के बाहर दर्जनों एकर्स का एरिया पूरी तरह साफ हो चुका होता है। हाउस बिल्डिंग हो या फार्मिंग, जमीन रेडी होती है, बस अभी सूटेबल सीड्स की कमी होती है। फिलहाल हम सिर्फ चिली पेपर्स ही प्लांट कर सकते हैं। च्योल एक पेरेनियल प्लांट होता है। मैं प्लान करता हूँ कि इसे बैक माउंटेन पर लगाया जाए और साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाए। इन लॉन्ग टर्म टास्क्स को अरेंज करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब और दूर ट्रैवल करके लार्ज हर्बीवोर्स की तलाश की जाए। जर्नी के लिए जरूरी सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका होता है, वेपन्स, फूड और सप्लाईज। ट्राइब मेंबर्स को ब्रीफ करने के बाद मैं अपना वोवन बास्केट उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ। एल्डरहॉर्न के फेस पर डीप कंसर्न साफ दिखता है। उसने कभी किसी को केव के बाहर रात सर्वाइव करते नहीं देखा होता है। हर्बीवोर्स आमतौर पर ग्रासलैंड्स में रहते हैं, इसलिए सबसे पहले मुझे इस एंडलेस फॉरेस्ट से बाहर निकलना होता है। पूरी सुबह चलने के बाद ट्रीज धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। यह देखकर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये साइन होता है कि फॉरेस्ट खत्म होने वाला है। मॉर्निंग की जर्नी मुझे बहुत थर्स्टी कर देती है। मैं एक रिवर के पास पहुंचता हूँ और पानी पीने के लिए झुकता हूँ। जैसे ही मैं क्ले बोल निकालकर पानी भरने लगता हूँ, रिवर की शांत सरफेस अचानक इरप्ट हो जाती है। एक मैसिव क्रीचर बाहर निकलता है। उसके खुले हुए मुंह में सेरेटेड टीथ दिखाई देते हैं और वो सीधा मुझ पर अटैक करता है। मैं तुरंत मुड़ता हूँ और वाटर बीस्ट मेरे वोवन बास्केट को काट लेता है। उसका मुंह बास्केट में फंस जाता है। वो ना तो उसे थूक पाता है और ना ही काट पाता है, बस वो अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगता है। मैं पानी में घसीटा जाता हूँ, कभी लेफ्ट कभी राइट। इस क्रिटिकल मोमेंट में मैं स्ट्रगल करते हुए अपने पूट से बर्ड बीक डैगर निकालता हूँ और बास्केट की एक स्ट्रैप काट देता हूँ। इससे मुझे घूमने का मौका मिलता है। एक हाथ से मैं बाकी स्ट्रैप को पकड़ता हूँ और दूसरे हाथ से डैगर पकड़कर वाटर बीस्ट के सिर पर बार बार स्टैप करता हूँ। बीस्ट और ज्यादा वायलेंटली थ्रैश करने लगता है, मुझे पानी से ऊपर उछालता है, फिर जोर से पटक देता है और पानी में घसीटता रहता है। मैं खुद को उसके सिर पर पलट लेता हूँ और ब्लेड को पूरी ताकत से उसकी दोनों आंखों में घुसा देता हूँ। ब्लड और ब्रेन मैटर मिलकर आंखों
आंखों से बाहर निकलता है और पानी का बड़ा हिस्सा लाल हो जाता है। धीरे धीरे बीस्ट की ताकत खत्म होने लगती है और आखिर में बस हल्की ट्विचिंग रह जाती है। मैं थक कर ऑपोजिट शोर तक तैरता हूँ। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वाटर बीस्ट पूरी तरह मर जाता है और रिवर की सरफेस पर बेली अप फ्लोटिंग रहता है। उसका मुंह अब भी मेरे वोवन बास्केट में फंसा रहता है। मैं एक स्ट्रॉन्ग वाइन ढूंढता हूँ, उसे बीस्ट की आंखों के थ्रू डालता हूँ और पूरी ताकत से उसे शोर पर खींच लाता हूँ। तब जाकर मुझे उसे ध्यान से देखने का टाइम मिलता है। वो असल में एक फिश होती है, करीब 5 मीटर लंबी। रेस्ट के बाद मैं स्टोन एक्स उठाता हूँ और फिश के प्लेट लाइक ट्रायंगुलर टीथ निकालना शुरू करता हूँ। हर एक टूथ बच्चे की हथेली जितना बड़ा होता है और ऐसे 50 से ज्यादा होते हैं। सारे टीथ निकालने के बाद मैं अपना बास्केट वापस निकालता हूँ और सामान चेक करता हूँ। लकीली फायर कीपर गीला नहीं होता। कुछ आइटम्स को हल्का डैमेज होता है लेकिन वो यूजेबल रहते हैं। जैसे ही मैं कपड़े सुखाने के लिए फायर जलाने का सोचता हूँ, फॉरेस्ट की तरफ से अचानक फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। मुड़कर देखने पर एक पेल स्किन्ड वुमन और एक छोटी लड़की मुझे डर के साथ घूरती हुई दिखती हैं। अचानक दोनों चिल्लाती हैं और भाग जाती हैं और जमीन पर एक राउंड चीज गिरा जाती हैं। मैं पास जाकर देखता हूँ। वो एक वुडन बकेट होती है जो सॉलिड लॉक को हॉलो करके बनाई गई होती है। लुक से साफ होता है कि वो पानी भरने आई थी, अब बकेट गिराकर भाग चुकी होती हैं। मुझे लगता है कि वो जल्द ही दूसरों को लेकर वापस आएंगी और सच में थोड़ी ही देर में वही औरत कई ट्राइब मेंबर्स के साथ वापस आती है। वो सफेद एनिमल हाइड रोब्स पहने होते हैं और उनकी स्किन इतनी पेल होती है कि पाउडर्ड लगती है। पूरा ग्रुप मेरे पीछे पड़ी जायंट फिश को देखकर हैरान रह जाता है। एक आदमी जो शायद उनका चीफ होता है मुझसे आई कांटेक्ट करता है और वुडन बकेट की तरफ इशारा करता है। उसी पल मैं सब समझ जाता हूँ। मैं अपने स्पीयर से बकेट को उठाता हूँ और चीफ की तरफ बढ़ाकर उसे दे देता हूँ। चीफ बकेट ले लेता है और कुछ ऐसी आवाज में बोलता रहता है जो मुझे समझ नहीं आती। फिर वो मेरे पीछे पड़े जायंट फिश की तरफ इशारा करता है, जिसे सुनकर भले ही वर्ड्स क्लियर नहीं होते लेकिन मीनिंग साफ फील होने लगता है। ये देखकर मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ और फिश को पूरी तरह रिवील करता हूँ, जिस पर पूरा ग्रुप तुरंत दौड़ कर आता है और उस जायंट फिश पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। कई औरतें तो यह देखकर रो भी पड़ती हैं। आगे खड़ा मैन मुस्कुराता है, अपनी छाती पर मुक्का मारता है और फिर अपनी फिस्ट मेरी तरफ बढ़ाता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ लेकिन उसके फेस पर फ्रेंडली स्माइल देखकर लगता है कि यह फाइट का चैलेंज नहीं है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैं भी उसकी फिस्ट से फिस्ट बम्प कर देता हूँ। ये होते ही वो जोर से हंसता है, मुझे वार्मली गले लगाता है और फिर बिना किसी शेयर्ड लैंग्वेज के भी मुझसे बातें करने लगता है, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के साथ। यही मुझे फील होता है कि एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। फिर मैं उसे इशारों में बताता हूँ कि मैं नदी के उस पार से आया हूँ और ऐसे जानवर ढूंढ रहा हूँ जिनके सिर पर हॉर्न्स होते हैं। यह सुनकर वो समझते हुए सिर हिलाता है और बताता है कि उसके ट्राइब के कई लोग इसी फिश द्वारा खा लिए गए थे। इसके जवाब में वो मुझे थैंक्स देने के लिए अपने ट्राइब में गेस्ट बनकर आने का इनवाइट देता है। इवनिंग पास आ रही होती है और दोनों ट्राइब्स ज्यादा दूर नहीं होते, जिस पर फ्यूचर में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। यह सोचकर मैं इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर मैं इशारे से कहता हूँ कि वो फिश ले सकते हैं क्योंकि यह एडिबल है। यह सुनकर वो मैन हैरान हो जाता है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में फिश इंसानों को खाती है, इंसान फिश को नहीं। फिर भी वो अग्री कर जाता है। फिश काफी बड़ी होती है इसलिए उसे पीसेस में काट कर ही ले जाना पॉसिबल होता है। मैं अपना काम कंटिन्यू रखता हूँ। सिल्वर कलर की फिश स्किन करीब 4 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी होती है। वो स्मूथ इलास्टिक होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी तरह वाटरप्रूफ होती है, जिस पर मैं डिसाइसिवली इसे अपने पास रख लेता हूँ। बाकी फिश मीट को क्लीन करके बड़े बड़े पीसेस में काट दिया जाता है ताकि कैरी किया जा सके। ट्राइब फॉरेस्ट के अंदर स्थित होता है। सिर्फ 10 मिनट चलने के बाद हम एक मैसिव ट्री हॉलो तक पहुंच जाते हैं। अंदर का स्पेस करीब 100 स्क्वायर मीटर का होता है। भले ही जगह छोटी हो लेकिन उनकी जरूरतों के लिए काफी होती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम होती है। टोटल सिर्फ 14 एडल्ट्स होते हैं और बच्चों को मिलाकर कुल 32 लोग। मैं इस ट्राइब को ट्री हॉलो ट्राइब कहता हूँ। उनकी पेल स्किन इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी इसी डार्क फॉरेस्ट में बिताई होती है। ट्राइब का एल्डर ईस्ट की तरफ इशारा करता है और बताता है कि शैडो फॉरेस्ट के उस पार क्लाउड्स जैसे पहाड़ खड़े हैं। उस माउंटेन पर ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जिनके सिर पर 2 शार्प हॉर्न्स होते हैं। वो हवा की तरह तेज दौड़ते हैं और कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। उसकी डिस्क्रिप्शन सुनकर मैं गेस करता हूँ कि वो बड़े एंटीलोप्स जैसे जानवर होंगे। उनका पीछा करना बेकार होता लेकिन ट्रैप्स पहले से सेट किए जा सकते हैं। इस मोमेंट पर मुझे खुद पर काफी कॉन्फिडेंस फील होता है। हालांकि टिम्बर और एल्डर बाग को मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। एल्डर की बात खत्म होते ही टिम्बर मुझे अपने कपड़े ऑफर करता है। ये जायंट हेयर्स की हाइट से बने होते हैं जो आधे मीटर से भी लंबे क्रीचर्स होते हैं। ये हेयर्स फॉरेस्ट में मॉस और मशरूम्स खाते हैं और शैडो फॉरेस्ट में इनकी अबंडेंस होती है। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। हेयर्स बहुत यूजफुल क्रीचर्स होते हैं। रैट्स की तरह ये तेजी से ब्रीड करते हैं, अक्सर एक बार में 5 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यंग हेयर्स सिर्फ 4 महीने में मैच्योर हो जाते हैं और हर 2 महीने में फिर ब्रीड कर सकते हैं। अगर मैं 2 एडल्ट पेयर्स वापस ले जाकर डोमेस्टिकेट कर लूं तो 1 साल में ही सैकड़ों हो जाएंगे। तब पूरी ट्राइब को क्लोथिंग की कमी नहीं होगी और हेयर मीट एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स बन जाएगा। डिनर के बाद टिम्बर
टिम्बर बताता है कि वो हंटिंग पर जा रहा है और मुझसे पूछता है कि क्या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड होता हूँ, लेकिन हेयर्स नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, इसलिए नाइट हंटिंग बिल्कुल लॉजिकल लगती है और मैं अग्री कर जाता हूँ। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर मैं हंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि साइड में छुपकर ऑब्जर्व करता हूँ कि वो हेयर्स कैसे पकड़ते हैं। टिम्बर अपने लोगों को मशरूम्स कलेक्ट करने को कहता है और उन्हें आयरन ओक ट्री के नीचे रख देता है। फिर पूरा ग्रुप पास में छुप जाता है। थोड़ी ही देर में एक मोटा सा हेयर कूदता हुआ आता है और आसपास अलर्ट होकर देखता है। कुछ भी सस्पिशियस न लगने पर वो मशरूम्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उसी पल टिम्बर और बाकी लोग डेंस ट्विग्स वाली ब्रांचेस लेकर बाहर निकलते हैं। वो जल्दी से हेयर को इमोबिलाइज कर देते हैं और वुडन स्पाइक से उसे खत्म कर देते हैं। ये एनसर्कलमेंट हंटिंग होती है और वो हेयर को ऑलमोस्ट अलाइव पकड़ लेते हैं। ये देखकर मेरे मन में तुरंत ट्रेड का थॉट आता है। अगर ये मेरी हेल्प कर सकें तो कितना अच्छा होगा। हम दूसरी जगह जाते हैं और फिर से मशरूम सेट करते हैं। इस बार मैं अपनी स्किल्स दिखाने का फैसला करता हूँ। मैं लॉन्ग बो निकालता हूँ और एक एरो रेडी करता हूँ। टिम्बर कंफ्यूज्ड होकर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। तभी एक और हेयर कॉशियसली दिखाई देता है जो अभी मशरूम से 10 मीटर दूर होता है। टिम्बर मुझे खींचकर इशारा करता है कि साथ में रश करें, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता हूँ। इसके बजाय मैं बो ड्रॉ करता हूँ, एरो सेट करता हूँ और वूश, एक ही शॉट में एरो हेयर की गर्दन को स्ट्रेट पियर्स कर देता है। टिम्बर मेरी बो को देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। मैं मुस्कुराता हूँ, उसे बो देता हूँ, एक एरो पकड़ाता हूँ और हाथ पकड़कर उसे ड्रॉ करना सिखाता हूँ। वो ग्राउंड पर पड़े हेयर पर एरो शूट करता है और एरो आधा जमीन में धंस जाता है। ट्री हॉलो ट्राइब के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। टिम्बर वेपन से इतना फैसिनेटेड हो जाता है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। फ्रेंडशिप के सिंबल के तौर पर मैं उसे एक फेदर्ड एरो दे देता हूँ। इसके बाद बाकी हंट पूरी तरह मेरा सोलो परफॉर्मेंस बन जाती है। आधी रात में ही मैं दर्जन से ज्यादा हेयर्स मार देता हूँ, जो उनके इमेजिनेशन से भी बाहर होता है। आमतौर पर एक दिन में 3 या 4 मिल जाएं तो बहुत माना जाता है। इससे ट्री हॉलो ट्राइब मेरे ट्राइब की स्ट्रेंथ को लेकर चुपचाप वंडर करने लगती है। रिटर्न पर मेरी रिक्वेस्ट के अनुसार हंट की सारी हाइड्स मुझे मिलती हैं और मीट ट्री हॉलो ट्राइब रख लेती है। इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। अगर मैं कुछ दिन और रुकूं तो अपनी ट्राइब के लिए इनफ हाइड्स कलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा एक्सपीडिशन गोल अचीव हो चुका होता है, लेकिन मैं और आगे जाना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। साथ ही एल्डर बाक ने जिन एनिमल्स का मेंशन किया था उनमें मेरी काफी इंटरेस्ट होती है। शायद कुछ को अलाइव पकड़कर कार्ड्स खींचने में यूज किया जा सके। नेक्स्ट डे डॉन में मैं फूड और फायर सप्लाईज रीफिल करता हूँ और टिम्बर से फेयरवेल लेता हूँ। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ हेयर्स अलाइव पकड़कर रखे और उन्हें ग्रास और मशरूम्स खिलाता रहे। जब मैं वापस आऊंगा तो दूसरे गेम से ट्रेड कर लूंगा। टिम्बर नहीं चाहता कि मैं जाऊं, क्योंकि मेरे रहते वो विंटर ज्यादा सेफली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरे पास और जरूरी काम है। ट्री हॉलो ट्राइब को अलविदा कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में ब्रांचेस काटकर जमीन में मार्कर की तरह गाड़ता जाता हूँ। पूरे 2 दिन ट्रैवल करने के बाद आखिरकार मैं डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाता हूँ। अचानक सामने का व्यू खुल जाता है। एक वाइड ग्रास लैंड फैला होता है जहाँ इक्का दुक्का ट्रीज दिखते हैं। जमीन पर हर्बी वोर्स के ट्रैक्स साफ नजर आते हैं। मैं अपना बो और एरोज निकालकर केयरफुली स्काउट करता हूँ। थोड़ी ही देर में सामने का सीन देखकर मैं खुशी से हंस पड़ता हूँ। ब्लू एंटेलोप्स का एक हर्ट, जो डोमेस्टिक डोनकीज जितने साइजेस के होते हैं, सिर झुकाकर शांति से चल रहे होते हैं। ये ड्राफ्ट एनिमल्स के लिए परफेक्ट लगते हैं, जिस पर मैं तुरंत डिसाइड करता हूँ कि इन्हें अलाइव कैप्चर करना है। लेकिन इनके सिर पर लगे शार्प हॉर्न्स देखकर साफ होता है कि ये हल्के में लेने वाले नहीं है। अगर ये सारे एक साथ चार्ज कर दें तो पूरी ट्राइब खत्म हो सकती है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन में मुझे पता चलता है कि ये मेटिंग सीजन है। पूरे हर्ड में सिर्फ एक एडल्ट मेल होता है, बाकी 8 फीमेल्स और 8 जुवेनाइल्स होते हैं। ये समझते ही मेरे दिमाग में प्लान बन जाता है। टेराबेक वाले मेथड से पहले मेल को कंट्रोल किया जाए, बाकी खुद फॉलो करेंगे। मैं सेफली पीछे हटता हूँ और एक बोला बनाना शुरू करता हूँ। थोड़ी देर में बोला लेकर वापस आता हूँ और श्रब के पीछे छुपकर सही मोमेंट का वेट करता हूँ। तभी मेल एंटीलोप एक फीमेल पर चढ़ता है और आवाजें निकालता है। मैं तुरंत बोला को प्रोपेलर की तरह घुमाता हूँ और मेटिंग पेयर की तरफ फेंक देता हूँ। बोला उनके हाइंड लेग्स में उलझ जाता है। दोनों एंटीलोप्स जोर से तड़पते हैं और धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं, लगातार आवाजें निकालते हुए। इसके बाद मैं काउबॉय स्टाइल में रस्सी का लूप घुमाता हूँ और तेजी से फेंक देता हूँ, जो पास खड़ी 2 फीमेल ब्लू एंटीलोप्स के हूव्स के चारों तरफ परफेक्टली जा गिरता है, जिस पर पूरा हर्ड इंस्टेंटली पैनिक में आ जाता है और हर डायरेक्शन में बिखर जाता है। थोड़ी ही देर में कई ब्लू एंटीलोप्स आपस में पूरी तरह उलझ जाते हैं, रोते हुए और स्ट्रगल करते हुए, जबकि बाकी 2 फीमेल 8 जुवेनाइल्स को लेकर भाग निकलती है। यह देखकर मैं हेल्पलेसली उन्हें जाते हुए देखता रहता हूँ और कुछ भी नहीं कर पाता। आखिरकार मेरे सामने सिर्फ बचे हुए ब्लू एंटीलोप्स रह जाते हैं, जिनके पैरों को मैं रस्सी से बांध देता हूँ। वाइल्ड एनिमल्स को पूरी तरह टेम करना बहुत
बहुत मुश्किल होता है और ब्लू एंटीलोप्स जैसे एग्रेसिव स्पीसीज के लिए सबसे पहले उनका प्राइड तोड़ना जरूरी होता है, जिस पर मैं स्टोन एक्स से उनके कीमती हॉर्न्स तोड़ देता हूं और फिर हीटेड चारकोल से उन जगहों को कॉटराइज करता हूं ताकि दोबारा ग्रोथ न हो। जो एंटीलोप अभी तक वायलेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है वो धीरे धीरे बिल्कुल डोसाइल हो जाता है, जैसे कोई शांत सा बर्ड। फिर मैं रस्सी निकालता हूँ, मेल एंटीलोप को सबसे आगे लीडर की तरह बांधता हूँ और बाकी सभी को चेन में जोड़ देता हूँ। जब तक यह सब खत्म होता है तब तक आसमान लगभग डार्क हो चुका होता है। इसके बाद मैं उन्हें एक छोटे स्ट्रीम के पास ले जाता हूँ और डिनर के लिए ड्राइड हेयर मीट पकाता हूँ। स्ट्रीम के नॉर्थ ईस्ट में एक कलरफुल स्टोन माउंटेन उभरता हुआ दिखता है जो सेटिंग सन की लाइट में ब्रिलियंट मल्टी कलर्ड ग्लो रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ कलर्स देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि यह एक अबैंडन्ड मिनरल वेन है जहाँ मल्टीपल मिनरल्स साथ मौजूद हैं। ये डिस्कवरी मुझे अंदर तक थ्रिल कर देती है। मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ लेकिन तब तक पूरा अंधेरा हो चुका होता है, जिस पर फिलहाल मुझे अपनी एक्साइटमेंट दबानी पड़ती है। अगले दिन जैसे ही डॉन ब्रेक होता है एक हलचल मुझे जगा देती है। सामने का सीन देखकर मैं खुशी से उछल पड़ने वाला होता हूँ। जिस ग्रोव में मैंने ब्लू एंटीलोप्स बांधे थे वहीं कल भागी हुई 2 फीमेल वापस आ जाती हैं अपने 8 जुवेनाइल्स के साथ। इतना ही नहीं, वो अपने साथ एक और अडल्ट मेल भी ले आती हैं। मैं चुपचाप बुशेस में छिप जाता हूँ और वही स्ट्रैटेजी दोहराता हूँ। कुछ और मैन्यूवर्स के बाद मेरी एंटीलोप टीम 7 से बढ़कर 18 हो जाती है। तब तक पूरी तरह दिन निकल चुका होता है। हाई स्पिरिट्स में मैं मेल एंटीलोप पर सवार होकर रेनबो रिज की तरफ बढ़ता हूँ। यह जगह सच में ट्रेजर से भरी हुई होती है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे पता चलता है कि ये एक रिच कॉपर माइन है। जो बाकी कलर्स दिखते हैं वो कॉपर ओर के साथ जुड़े हुए मिनरल्स होते हैं। इन ओर्स के साथ ब्रॉन्ज टूल्स बनाना अब कोई दूर का सपना नहीं लगता। एसोसिएटेड मिनरल्स के भी अपने यूजेस होते हैं। ऑरेंज कलर का मिनरल रियलगर होता है जो मेडिसिन के काम आता है। एक्सटर्नली लगाने पर स्नेक और इंसेक्ट बाइट्स ठीक करता है और इंटरनली लेने पर पैरासाइट्स खत्म करता है। व्हाइट सब्सटेंस क्विन क्ले होती है जो आयन स्मेल्टिंग के लिए क्रूसिबल्स बनाने में यूज होती है। बड़े बड़े रेड माउंट्स असल में टर्माइट नेस्ट्स होते हैं और उनके अंदर की वेदर्ड सॉइल पॉटरी के लिए एक्सेलेंट मटेरियल बनती है। कन्वीनियंटली रेनबो रिज मेरी ट्राइब से सिर्फ 3 दिन की वॉक पर होता है और अगर ब्लू एंटीलोप्स कार्ड्स खींचे तो यह जर्नी और भी फास्ट हो सकती है। बस लौटकर पहले एक ब्रिज बनानी होगी। फ्यूचर प्लानिंग के बाद मैं आसपास के सीनरी को फील करता हूँ। रेनबो रिज के ईस्ट में वाटर सिस्टम काफी रिच होता है जो एंडलेस मार्शलैंड्स बनाता है। माउंटेन के बेस पर लश वाटर प्लांट्स जानवरों और प्लांट्स दोनों के लिए पैराडाइज बनाते हैं। नी हाई राई ग्रास, वेस्ट हाई पास्चर ग्रास और ट्रीज जितनी ऊंची एलिफेंट ग्रास यहाँ उगती हैं जो हर्बीवोर्स की फेवरेट होती हैं। ट्राइब की केव के सामने का क्लियरिंग इन पास्चर ग्रासेस को उगाने के लिए परफेक्ट लगता है। मेरा रैबिट रेजिंग प्लान और ये ब्लू एंटीलोप्स जो फ्यूचर में लेबरर्स बनेंगे सब इन्हीं ग्रासेस पर डिपेंड करेंगे। यहाँ वाटर लीक्स और वाटर सेलरी भी होती हैं जिन्हें साथ ले जाकर विटामिन की कमी पूरी की जा सकती है। आधी आफ्टरनून में मैं ग्रास सीड्स से भरा एक बैग कलेक्ट करता हूँ, उसे एक फीमेल एंटीलोप की पीठ पर बांधता हूँ और डिनर की तलाश में निकल पड़ता हूँ। थोड़ी ही देर में 5 मीटर विंग स्पैन वाला एक थंडर गूज आसमान से गिरता है जिस पर मेरी 2 एरोज लगी होती हैं। मैं एरो फ्लेचिंग के काम आने वाले सारे फीदर्स निकाल लेता हूँ। पूरा बर्ड रोस्ट करने का प्लान होता है ताकि मेरे बास्केट में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके ड्राइड हेयर मीट को रिप्लेनिश किया जा सके। लेकिन जैसे ही मैं पानी के किनारे बैठकर गूज को काट रहा होता हूँ एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी मुझे ऑलमोस्ट रुला देती है। बर्ड के स्टमक में मुझे अनडिजेस्टेड राइस ग्रेन्स मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये राइस मेरे लिए पूरी तरह अनफेमिलियर होती है। हर ग्रेन मंग बीन से भी बड़ा होता है। यह इस वर्ल्ड में मिला मेरा पहला ग्रेन क्रॉप होता है। उसी पल मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। उस रात मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करता। ट्री ब्रांचेस इकट्ठा करता हूँ और मार्श में जाने के लिए अर्जेंटली इक्विपमेंट बनाना शुरू करता हूँ। एनिमल्स से पहले मुझे उस राइस को हार्वेस्ट करना ही होगा। अगली सुबह जल्दी मैं अपनी सिंपल डगआउट कनू उठाता हूँ, थोड़ा डीप वाटर वाला स्पॉट ढूंढता हूँ और मार्शलैंड्स के अंदर पैडल करता हुआ निकल जाता हूँ। इधर शैडो फॉरेस्ट में टिम्बर अपनी ट्राइब को जायंट हेयर्स पकड़ने के लिए लीड कर रहा होता है। मेरी जरूरत और अपनी ट्राइब दोनों को पूरा करने के लिए पूरा ट्राइब दिन रात काम करता है। सिर्फ फिल्टर और 6 साल से छोटे बच्चों को कैंप गार्ड करने के लिए छोड़ा जाता है। यील्ड बढ़ाने के लिए टिम्बर एग्रेसिव मेथड्स अपनाता है। हेयर बरो मिलते ही उन्हें सीधे खोद दिया जाता है और अगर हेयर्स बाहर नहीं निकलते तो फायर और स्मोक यूज किया जाता है। यह मेथड इफेक्टिव साबित होती है और वो कई हेयर्स पकड़ लेता है जिनमें न्यूबॉर्न हेयर्स के कई लिटर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन यही हंटिंग मेथड उनकी ट्राइब के लिए डिजास्टर बन जाती है। इस सीजन में हर ट्राइब फूड स्टोर कर रही होती है और कैनिबल ट्राइब भी अलग नहीं होती। उनका फूड सोर्स इंसान
इंसान होते हैं। जो भी उनके हाथ लगता है उसका फेट तय होता है। मर्दों को खा लिया जाता है और औरतों को ब्रीडिंग या लेबर के लिए रखा जाता है। जिस दिन मैं मर्सलैंड्स के अंदर गहराई में होता हूँ, उसी दिन टिम्बर के फायर से उठती स्मोक कैनिबल ट्राइब के हंटिंग पार्टी को अट्रैक्ट कर लेती है। यह स्क्वाड करीब 40 अडल्ट मेल्स की होती है। उनके हथियार स्टोन एक्सेस और वुडन स्पीयर्स होते हैं और 2 लीडर्स तो यंग मैमथ काव्स पर सवार होते हैं। उनके मुकाबले ट्री हॉलो ट्राइब, चाहे सारे मेन विमेन चिल्ड्रन जोड़ लो, फिर भी संख्या में बहुत कम होती है। ऐसे पावरफुल एनिमी को देखकर टिम्बर तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है। कैनिबल ट्राइब बिना रुके पीछा करती है, लेकिन टिम्बर टेरेन अच्छी तरह जानता है और मुश्किल रास्तों से भागता है जिस पर दुश्मन तुरंत पकड़ नहीं पाते। फिर भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। मशरूम्स गैदर कर रही एक यंग गर्ल घबराहट में ट्री रूट से ठोकर खा जाती है। जैसे ही वो उठती है, एक फ्लाइंग एक्स उसकी पीठ में लग जाता है और तुरंत बाद पीछा कर रहे दुश्मन उसे स्पीयर से मार देते हैं। सैवेज कैनिबल्स हंसते हुए उसे घेर लेते हैं और उसका खून पीना शुरू कर देते हैं। टिम्बर के दांत गुस्से से पीसते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो जानता है कि अगर पूरी ट्राइब भी लड़ जाए तो भी सिर्फ स्लॉटर ही होगा। उस लड़की की मौत आखिरकार दुश्मनों की रफ्तार थोड़ी स्लो कर देती है। टिम्बर वापस ट्राइब पहुंचता है और एल्डर बार्क को सब बताता है। एनिमी बहुत स्ट्रांग होता है और माइग्रेशन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। एल्डर बार्क फाइनल डिसीजन लेता है। टिम्बर ट्राइब को ईस्ट की तरफ शैडो फॉरेस्ट से होकर मुझे ढूंढने ले जाएगा। मेरे वेपन्स देखकर साफ होता है कि मेरी ट्राइब पावरफुल होगी। एल्डर बार्क खुद पीछे रुकने का फैसला करता है ताकि दुश्मन को रोका जा सके, क्योंकि वो ज्यादा दूर चल भी नहीं सकता। टिम्बर अपने ग्रीफ को दबाता है, फर्मली नोट करता है और सबको जल्दी से सामान समेटने को कहता है। सच में उसके मन में डाउट होता है, मैं कहाँ हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं, उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन अगर वो अब भी नहीं निकले तो सिर्फ मौत इंतजार कर रही होती है। उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती। थोड़ी ही देर में दुश्मन ट्राइब तक पहुंच जाते हैं। जनरेशन से बसा ट्री हॉलो आग के समंदर में बदल जाता है। एल्डर बार्क आग में खड़ा होकर दुश्मनों को रोकने की कोशिश करता है ताकि बाकी लोगों को थोड़ा समय मिल सके। इस डिजास्टर के बाद 32 लोगों की ट्री हॉलो ट्राइब में सिर्फ 30 सर्वाइवर्स बचते हैं। ग्रुप बिना रुके ईस्ट की तरफ शैडो फॉरेस्ट के किनारे की ओर बढ़ता जाता है। टिम्बर को पहले ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन रास्ते में जमीन में गड़े फ्रेशली कट ब्रांचेस देखकर उसकी होप तुरंत लौट आती है। सिर्फ 1.5 दिन में वो फॉरेस्ट के आउटर एज तक पहुंच जाते हैं। बाहर निकलते ही शाम हो चुकी होती है। सेटिंग सन के नीचे आसमान गहरा लाल दिखता है। ट्री हॉलो ट्राइब के लोग यह नजारा देखकर मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका पहली बार आउटसाइड वर्ल्ड देखना होता है। लेकिन टिम्बर की भौहें अब भी तनी रहती हैं। मार्कर्स यहीं खत्म हो जाते हैं और उसे नहीं पता कि आगे कहां ढूंढे। और तभी जब वो खुद को लॉस्ट फील कर रहा होता है, स्ट्रीम के पास आग के निशान उसे दिखाई देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे सॉफ्ट कीचड़ में बहुत सारे एनिमल ट्रैक्स दिखते हैं, जिनमें मेरी अजीब फुटवेयर के क्लियर बूट प्रिंट्स भी होते हैं। यह देखकर टिम्बर राहत की एक लंबी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि मैं यहीं कहीं आसपास ही हूँ, जिस पर वो सभी ट्राइब मेंबर्स को यहीं रात के लिए कैंप लगाने को कह देता है। तब टिम्बर अपनी ट्राइब को डेस्परेट हालत में लेकर भाग रहा होता है और इधर मैं मार्श की गहराई में ध्यान से सर्च करता रहता हूँ। डेंस रीड्स के बीच राइस ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन तभी अचानक एक आइडिया दिमाग में चमकता है। वाटर बर्ड्स को यह राइस बहुत पसंद होती है, तो मुझे बस वहीं देखना है जहां वाटर बर्ड्स इकट्ठा होते हैं। यह सोचते ही मैं तुरंत एक्शन में आ जाता हूँ। डगआउट कनू चलाते हुए मैं वुडन स्टिक से पानी की सरफेस पर जोर जोर से मारता हूँ। अचानक पास के रीड बेड से पानी के बर्ड्स का एक झुंड तेज आवाज के साथ उड़ान भरता है। मैं तेजी से उसी डायरेक्शन में पैडल करता हूँ जहां से बर्ड्स उड़ते हैं। डिस्टेंस कम होते ही सामने एक छोटा सा एरिया दिखाई देता है जहां राइस के स्टॉक्स लगे होते हैं। मेरी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, दिल के अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। यही वो वाइल्ड राइस होती है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं और तेज पैडल करता हूँ और शैलो वेटलैंड की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी छोटी बोट अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचती है, पीछे से अचानक इंसानों की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज की तरफ देखकर मैं देखता हूं कि कुछ नेकेड प्रिमिटिव लोग पानी की सरफेस पर तैरते हुए ड्रिफ्टवुड पकड़े मेरी तरफ हाथ हिला रहे होते हैं और लगातार चिल्ला रहे होते हैं। उनके चेहरे पर अर्जेंसी साफ दिखती है। ये लोग इसी वेटलैंड में रहने वाली मार्श ट्राइब से होते हैं। इस ट्राइब की पॉपुलेशन करीब 50 के आसपास होती है। इस वक्त वो लोग विंटर के लिए फूड कलेक्ट कर रहे होते हैं, वाटर चेस्टनट्स। अचानक उन्हें एक इंसान दिखता है जो पानी पर तैरती एक अजीब चीज पर बैठा हुआ उस जगह की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे उनके एल्डर फॉरबिडन डेथ जोन कहते हैं। गुडविल में मार्श ट्राइब की गैदरिंग टीम की लीडर विलो घबराकर मुझ पर चिल्लाती है ताकि मैं आगे न जाऊं। दुर्भाग्य से मैं उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता और बस कंफ्यूज्ड होकर उन्हें देखता रहता हूं। जब विलो देखती है कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा तो वो तुरंत मेरी तरफ तैर कर आती है। जब तक मैं कुछ समझ पाता, विलो मेरी बोट के पास पहुंच चुकी होती है।
है। वो उस रीड बेड की तरफ इशारा करती है जहां बहुत सारी राइस उग रही होती है और लगातार चिल्लाती रहती है। उसके फेस पर डर और एंग्जाइटी साफ दिखती है। ये देखकर मुझे समझ आता है कि वो कोई हार्म नहीं करना चाहती, जिस पर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ लगता है कि वो मुझे उस जगह के डेंजर के बारे में वार्न कर रही है। मैं इशारों में एक वाइल्ड बीस्ट की तरह एक्ट करता हूँ, जानवर की आवाज निकालता हूँ और फिर रीड बेड की तरफ इशारा करता हूँ। विलो सिर हिला देती है, फिर वो मेरी तरफ और फिर उस जगह की तरफ इशारा करती है। इसके बाद पानी की सरफेस पर हाथ रखकर धीरे नीचे जाने का जेस्चर करती है, जैसे बता रही हो कि वहां जाने पर मैं डूब जाऊंगा। मैं विलो की बात समझ जाता हूँ और उसकी काइंडनेस पर अंदर से थैंकफुल फील करता हूँ। लेकिन मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी होती है, इसलिए अब पीछे हटने का कोई रीजन नहीं होता। मैं पैडल करता हुआ फर्मली रीड बेड की तरफ बढ़ता हूँ। विलो फिर से घबराकर चिल्लाती है, लेकिन अब वो पास नहीं आती। अगले ही पल वो और बाकी सब लोग हैरानी से देख रहे होते हैं। मैं अपने पैरों के नीचे दो बोर्ड जैसी चीजें बांधता हूँ और हाथ में एक बड़ा स्क्वायर विकर शील्ड पकड़ लेता हूँ। बस इसी तरह मैं कामली फॉरबिडन डेथ जोन पर कदम रख देता हूँ और डूबता नहीं हूँ। यह सीन देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। उन्होंने कभी किसी इंसान को डेथ जोन पर चलते नहीं देखा होता। हालांकि बाहर से मैं काम दिखता हूँ, लेकिन असल में सिचुएशन उतनी ईजी नहीं होती। रीड्स के नीचे पूरी कीचड़ होती है, मड वॉकर्स उसमें धंसते हैं और हर कदम उठाने में बहुत ताकत लगती है। काफी स्ट्रगल के बाद मैं आखिरकार उस छोटे से राइस पैच तक पहुंच जाता हूँ। हर राइस प्लांट करीब 2 मीटर ऊंचा होता है और हर स्टॉक पर भरे हुए गोल्डन राइस ईयर्स लगे होते हैं। मैं पहले से तैयार किया हुआ हाइट सैक निकालता हूँ और तेजी से राइस स्ट्रिप करना शुरू करता हूँ। तब तक नहीं रुकता जब तक हर प्लांट खाली ना हो जाए। इसके बाद मैं 2 फुल बैग्स वाइल्ड राइस लेकर वापस अपनी बोट तक आता हूँ।